लास्ट क्लास में हम लोग का मार्केट में देखो क्या क्या मैं पढ़ाया था, रिवीजन करा दे रहा हूँ। परफेक्ट कंपटीशन, एक्चुअल में परफेक्ट कंपटीशन दो चीज से मिलकर बना है, प्योर कंपटीशन प्लस थ्री एक्स्ट्रा फीचर्स। प्योर कंपटीशन के फीचर्स क्या थे? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, एक ऐसा मार्केट जहां पे बहुत सारे बायर है बहुत सारे सेलर है। प्रोडक्ट कैसा है? होमोजीनियस। एंट्री कैसी है? स्लोगन याद है? आया तो वेलकम, वेलकम। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हर एक फर्म का उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट कमाना। और प्रॉफिट कैसे कमाएगा? कॉस्ट को कटिंग करके। याद करो, कॉस्ट को कटिंग करने में एक एक एग्जांपल था ये, मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर, याद है ना? परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर, कि कहीं पर भी रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है, कहीं पर भी लेबर सस्ता मिलता है, कहीं पर भी टेक्नोलॉजी सस्ता मिलता है, तो आप उसको मंगवाओ और प्रोडक्शन में यूज करो और अपने ओवरऑल कॉस्ट को कम रखो। जब कॉस्ट को कम रखोगे तो प्रॉफिट ज्यादा कमाओगे। तो हर एक सेलर का, हर एक फर्म का उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का। कुछ पूछना है? बोल। तो तुमको अगर लग रहा है कि तुम्हारे लिए कन्वीनियंस है तो मंगाओ, क्या दिक्कत है? तो अगर हाँ तो मत मंगाओ। यही तो बोला गया ना, अगर सस्ता है तो मंगवाओ, नहीं पड़ रहा तो मत मंगवाओ। कोई ऐसे थोड़ी है कि नहीं दूर से मंगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ बोला नहीं गया। यहाँ पे बोला गया कहीं से भी अगर आपको सस्ता मिलता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट मटेरियल, आप मंगवा के अपने कॉस्ट को कम रखो, क्योंकि प्राइस तो फिक्स है। तो प्राइस में तो कुछ कर नहीं पाओगे, कहाँ पे कर पाओगे? कॉस्ट में करोगे। तो कॉस्ट जितना लो रखोगे दूसरों से ज्यादा कमाओगे। समझ गया ना? नेक्स्ट क्या बोला गया था? फर्म एंड इंडस्ट्री। इस पूरे मार्केट में फर्म अलग है और इंडस्ट्री अलग है। फर्म क्या है? प्राइस टेकर। और इंडस्ट्री क्या है? प्राइस मेकर। पढ़ चुके हैं ना? ओके। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि पूरे मार्केट की डिमांड कैसी है? परफेक्टली इलास्टिक। एग्जाम्पल ही पढ़े थे कि अगर मैं 1 रुपया कम कर दिया तो मेरा पूरा का पूरा डिमांड क्या था? इनफाइनाइट। और अगर मैं 1 रुपया बढ़ा दिया तो मेरा पूरा का पूरा डिमांड क्या हो गया? जीरो। प्लीज वीडियो देख लेना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सिंगल प्राइस या फिक्स प्राइस, कि इस पूरे मार्केट में जो प्राइस है वो क्या है? फिक्स है। अच्छा, फिक्स प्राइस कौन डिसाइड करता है? इंडस्ट्री मिल करके डिसाइड करती। ठीक है। ये जो भी था ये किसका था? प्योर कंपटीशन। इसमें अगर तीन एक्स्ट्रा फीचर्स हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंपटीशन। ये तीन एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है? पहला, परफेक्ट मोबिलिटी, ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या है? परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन। सेलर को पता होना चाहिए भैया बायर क्या चाहता है, बायर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, सेलर को पता होना चाहिए, तभी तो सामान बेच पाएगा। क्योंकि पता, मार्केटिंग एक वर्ड है, तुम लोग को सेम टू में पढ़ाऊंगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट बोल के एक वर्ड है। मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब होता है ना कि सेलर क्या चाहता है उसके हिसाब से प्रोड्यूस करो, और वो जिस लोकेशन पे चाहता है उस लोकेशन पे पहुंचाओ, और जिस रेट में चाहता है उस रेट में दो, तभी सामान बिकेगा, अदरवाइज नहीं बिकेगा। ये सिंपल डेफिनेशन मार्केटिंग का। तो सेलर को पता होना चाहिए कि भैया कस्टमर क्या चाहता है, किस रेट में चाहता है। वैसे ही कस्टमर मतलब जो बायर है उसको ही पता होना चाहिए कि सेलर क्या बेच रहा है, किस रेट में बेच रहा है, कहाँ सस्ता है और कहाँ पे महंगा है। क्योंकि जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था तो तुम लोगों को मैंने एक वर्ड यूज किया था, रेशनैलिटी ऑफ द कंज्यूमर, कि हर एक कंज्यूमर कैसा होना चाहिए? रैशनल। और सबसे बिगेस्ट एग्जांपल हमारी मम्मी लोग हैं, कि हमारी जो मम्मी लोग हैं, खासकर मिडिल क्लास की जो मम्मी लोग हैं, वो ज़्यादा रैशनल है। 10 दुकान घूम करके फिर एक सामान लेंगे, तो ज़्यादा रैशनल है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्योंकि देखो प्राइस फिक्स है, तो जो दमदम में रहता है वो दमदम में ले लेगा, जो ग्रीस पार्क में रहता है वो ग्रीस पार्क में लेगा। कल को मैं ग्रीस पार्क से दमदम जाऊंगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो ऐड हो जाएगा। अब बिगेस्ट एग्जाम्पल मेरा फेवरेट मोमो का याद है ना? ठीक है चलो। कितना? 800? 500? अच्छा। डिमांड का कर्व कैसा है? हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, ये वाला समझा दिया था ना, एम आर इक्वल टू एम सी। अच्छा, इसको अपने क्या बोलते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन, या इसी को अपने बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना? तो इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या है? कि कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, अगर आप उस स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे। अच्छा, स्टैंडर्ड क्या होता है ना? काइंड ऑफ रूल्स। अच्छा, रेगुलेशन मत बोलना, रेगुलेशन फॉलो करने का अधिकार हमारा नहीं होता। ठीक है ना? रेगुलेशन कौन बनाता है? रेगुलेटरी बॉडी बनाती है। और कौन फॉलो करता है? जो उसके मेंबर होते हैं। जैसे सीयू क्या है? सीयू क्या है? सीयू एक रेगुलेटरी बॉडी है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी है। और जितने कॉलेज है उनके रूल बनाता है, तो वो क्या हो गए? रेगुलेशन। कॉलेज लोग जो कानून फॉलो करता है ना उसको रेगुलेशन बोलते हैं। तो रूल्स भी कानून है और रेगुलेशन भी क्या है? कानून है। तो जो स्टैंडर्ड होते हैं ना वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। समझ गया मेरा बात? तो एक कंडीशंस है, एक स्टैंडर्ड है, अगर आप उस स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे तो आपको लॉस नहीं होगा। जैसे बिजनेस का एक स्टैंडर्ड होता है ना, ऐसे ही बोला गया कि भैया इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते? इकोनॉमिक्स पढ़ने का सिंपल सा रीजन है कि आपके
बिजनेस हो या आपके प्रोफेशनल लाइफ हो, आपको चैलेंजेस आएंगे। तो जब आप इकोनॉमिक्स की थ्योरी को अप्लाई करते हो, इकोनॉमिक्स के लॉ को अप्लाई करते हो, तो आपको उस चैलेंजेस से निकलने में क्या मिलता है? मदद मिलता है। यही तो इकोनॉमिक्स का क्रक्स बोलते हैं ना, सारांश, जिसको कंक्लूजन बोलते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। पढ़े होगा ना, अनलिमिटेड वांट, है ना, लिमिटेड रिसोर्सेस, तो प्रॉब्लम आई ना। तो जहां प्रॉब्लम वहां क्या है? इकोनॉमिक्स है। तो वही चीज है कि अगर कोई भी प्रोड्यूसर इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो उसको लॉस नहीं होगा। कंडीशन क्या है? एम आर इक्वल टू एम सी, और एम सी कट एम आर फ्रॉम बिलो। अच्छा, जब, हाँ बाबू बोल बोल। ये वाला पॉइंट को, दोनों कर्व के बीच नहीं समझा, बताना ये वाला, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट। हाँ ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देख बाबू, नॉर्मली क्या होता है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कंडीशन कब होता है? एक सेलर, एक फॉर्म, तुम लोग पढ़ा होगा एकदम स्टार्टिंग में, इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा कि जब भी प्राइस डिसाइड की जाती है तो वो प्राइस सिर्फ प्राइस नहीं होती, वो इक्विलिब्रियम प्राइस होती है। पढ़ा होगा। और इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब होता है कि अगर मैं इस प्राइस पे सेल करूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, मुझे लॉस नहीं होगा। और इक्विलिब्रियम प्राइस मिलता कैसे? जहां पे भी डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करती है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट से जो प्राइस निकलता है वही हमारा क्या होता है? इक्विलिब्रियम प्राइस। ऐसे ऐसा करके तुम लोग डायग्राम पढ़ा होगा, ये डिमांड है और ये क्या है? सप्लाई है। और जहां से कट करेगा वहां से क्या निकलेगा? प्राइस। तो आपने भी पढ़ा होगा कि अगर कोई फर्म ओपी प्राइस को चार्ज करेगा, ये ओ है ये पी है, अगर कोई फर्म ओपी प्राइस को चार्ज करेगा तो उसको कभी भी लॉस नहीं होगा। पढ़ा है ना? तो ये प्राइस कैसे मिला? डिमांड सप्लाई को इंटरसेक्ट करके। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखना, ये वाला जो कर्व है दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक कर्व या हॉरिजेंटल कर्व। ये प्राइस कर्व भी है, ये ए आर कर्व भी है, ये एम आर कर्व भी है। ठीक है ना? और एट द सेम टाइम ये हमारा डिमांड कर्व भी है, क्योंकि इस चैप्टर में जो डिमांड कर्व है वो कैसा है? हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। तो ये कर्व का ना चार रोल है। पहला रोल है प्राइस, प्राइस का दूसरा नाम क्या? ए आर। और जब प्राइस फिक्स होता है तो ए आर इक्वल टू क्या होता है? एम आर होता है। और सेम कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिमांड को। ठीक है, अब बात करते हैं, एम आर तो हमने ड्रॉ कर दिया, तो अब क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? एम सी। क्या चीज? हाँ, एम आर बता रहे जितना प्राइस है उतना एम आर है। हाँ, आज थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दो मेरे को, मैं बता रहा हूँ, सुनना। हमने एम आर ड्रॉ कर दिया, 2 मिनट खाली सुन जाओ। एम आर मैंने ड्रॉ कर दिया, अब क्या ड्रॉ करना है? एम सी। एम सी फ्लैटेड यू शेप होता है। कैसा होता है? फ्लैटेड यू शेप। ये जो फ्लैटेड यू शेप है, ठीक है ना, तो मैंने तुमको लास्ट क्लास पढ़ाया था कि फ्लैटेड यू शेप का तीन तीन वर्जन होता है। ये जो फ्लैटेड, तो ये वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ तक वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ तक वाला जो पोर्शन होता है, उसको अपने क्या बोलते हैं? डिमिनिशिंग सेगमेंट। और यहाँ तक वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट सेगमेंट। और ये वाला जो सेगमेंट होता है जिसको मैं जिग जैग कर रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं? राइजिंग सेगमेंट बोलते हैं। राइजिंग सेगमेंट को ही अपने क्या बोलते हैं? सप्लाई। जो एमसी कर्व का राइजिंग सेगमेंट होता है इसको अपने क्या बोलते हैं? सप्लाई। है ना? अब ये मैं कब प्रूफ करूंगा? जब मैं शॉर्ट रन सप्लाई पढ़ाऊंगा परफेक्ट कंपटीशन का, शॉर्ट रन सप्लाई करूँ वहां पे मैं प्रूफ कर दूंगा कि जो एमसी कर्व का राइजिंग सेगमेंट है वो हमारा क्या होता है? सप्लाई कर्व होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना कंडीशन क्या बोलता है कि एम आर इक्वल टू एम सी। तो एम आर, ये एम आर है और ये क्या है? एम सी है। तो पॉइंट टी और पॉइंट ई दोनों जगह पे एम आर इक्वल टू एम सी क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। लेकिन पॉइंट टी पर क्या सेकेंड कंडीशन फुलफिल हो रहा है? पॉइंट टी पर जो बोल रहा है कि एमसी कट करेगा बिलो से, लेकिन पॉइंट टी पर एमसी कट कर रहा है ऊपर से, इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। अगर मैं पॉइंट ई की बात करूं तो एमसी कहां पे फिट कर रहा है? एमसी कहां से कट कर रहा है? एमआर को बिलो से कट कर रहा है। देखो ना, एमसी कट एमआर फ्रॉम बिलो। तो जो एमसी है वो एमआर को कहां से कट कर रहा है? नीचे से कट कर रहा है। बिलो मतलब नीचे से कट कर रहा है। तो इस पॉइंट पर ये वाला भी कंडीशन फुलफिल है और एट द सेम टाइम ये वाला भी कंडीशन फुलफिल है। तो यही मेरा क्या हो गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। सुनो ध्यान से, अब देखना, ये जो पॉइंट है, ये जो बिलो वाला पॉइंट है एमसी का, ये राइजिंग सेगमेंट है या डिमिनिशिंग सेगमेंट है या कांस्टेंट सेगमेंट है? राइजिंग सेगमेंट। और राइजिंग सेगमेंट क्या होता है? सप्लाई कर्व होता है। तो ये मेरा हो गया एक्चुअल में सप्लाई कर्व, और ये मेरा कौन सा कर्व हो गया? डिमांड कर्व। और जहां पर भी डिमांड सप्लाई मिलता है वही क्या होता है? इक्विलिब्रियम कंडीशन। और वही से हमारा क्या निकलता है? प्राइस। तो एक्चुअल में जो तुम्हारा लोएस्ट पॉइंट पे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट पे सप्लाई कर्व है ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, सुपर प्रॉफिट अलग केस में हो गया।
सुपर प्रॉफिट क्या हो, सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है, एक प्राइस है, उस प्राइस से मेरा मिनिमम कॉस्ट आ रहा है, दैट इज वाई प्राइस तो मेरा फिक्स है। लेकिन मान लो प्राइस है 10 रुपया, दूसरों का कॉस्ट आ रहा है 8 रुपया, अब मेरा कॉस्ट आ रहा है 6 रुपया, तो दूसरे कमा रहे हैं 10 रुपया बेच करके 2 रुपया, और मैं कमा रहा हूं 10 रुपया बेच करके 4 रुपया, तो मैं सुपर नॉर्मल हूं। यहाँ नहीं अप्लाई होगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन को मैं फुलफिल कर रहा हूँ। तो जब मैं, सुन बेटा, तो कंफ्यूज मत हो, जब मैं सुपर कंडीशन पढ़ाऊंगा ना तो मैं ये इक्विलिब्रियम कंडीशन ड्रॉ करूंगा वहां पे भी, क्योंकि जब तक आप इक्विलिब्रियम कंडीशन को ड्रॉ नहीं करोगे तब तक आपका प्राइस नहीं निकलेगा। आप बताओ ना, ये आपका सप्लाई है और ये आपका डिमांड है, तो जहां पे डिमांड सप्लाई मैच करेगा वहीं से क्या निकलेगा। तो हर एक कंडीशन में, चाहे लॉस हो चाहे नॉर्मल प्रॉफिट हो, चाहे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो, चाहे शट डाउन पॉइंट हो, हर एक पॉइंट में ये कंडीशन बनाना पड़ेगा। जब तक ये नहीं बनाओगे डायग्राम क्या होगा, गलत। जो तुम बोल रहे हैं नॉर्मल क्या होता है, सुपर नॉर्मल का, तो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, डिफरेंस क्या मैं बता दे रहा हूँ। और तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन क्या था, सर ये लोएस्ट पॉइंट पे क्यों नहीं हुआ, पॉसिबल बता रहा हूँ लोएस्ट पॉइंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट पे आता है कांस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट, और कांस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट कभी भी सप्लाई का पार्ट नहीं होता। अगर किसी भी इंडस्ट्री का या किसी भी फर्म का मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आपका आपका जो सप्लाई कर्व है इंडस्ट्री का, वो एल सेफ हो सकता है, एल सेफ हो सकता है, बट वो लॉन्ग टर्म में हो सकता है, शॉर्ट टर्म में नहीं हो सकता है। और ये जो पूरा का पूरा कंडीशन अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, शॉर्ट टर्म, समझ रहे ना। तो इकोनॉमिक्स एक्चुअल में पूरा बहुत भयंकर है, तो हर चीज को तुम लोग ओवरलैप मत करो। हर एक देखो, कोई भी टॉपिक जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, तो उस अजम्पशन, अजम्पशन क्या, एक घेरा है, जैसे वो लक्ष्मण रेखा टाइप का हो गया, है ना, उसके अंदर रहोगे तो सेफ रहोगे, उसके ऊपर अगर, तो वही रावण वाला हिसाब हो जाएगा। समझा ना। तो अजम्पशन को जब तक तुम सेटिस्फाई करेगा तब तक कॉन्सेप्ट पे रहेगा, और जैसे तुम अजम्पशन को क्रैक किया ना, फिर दूसरा में ढुक गया तुम, फिर तुमको लगेगा यार कुछ तो और बात हो रहा है, समझ गया ना। तो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, 3 टॉपिक हमारा हो चुका था। अच्छा, एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, पढ़ाया था ना। तो ये अपना डिमांड था, ये क्या था, अपना सप्लाई था, जहां पे डिमांड सप्लाई मिलता उसे क्या मिलता, प्राइस। तो ये मेरा था इंडस्ट्री वाला पैनल, क्योंकि इंडस्ट्री क्या करती है, प्राइस को डिसाइड करती है। तो जब भी इंडस्ट्री प्राइस को डिसाइड करेगी तो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व को ड्रॉ करेगा। ये कौन सा डिमांड है, मार्केट डिमांड है, ये कौन सप्लाई है, मार्केट सप्लाई है, ठीक है ना। तो इनको ड्रॉ किया, क्या मिला, इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ से क्या मिलेगा, प्राइस। पर ये प्राइस किसको मिलेगा, फर्म को, इसलिए मैंने एक और पैनल ड्रॉ कर दिया, पैनल बी। ये पैनल ए है और ये पैनल क्या है, बी है। तो बी पैनल पे सेम जो मिला, ये मेरा क्या हो गया, प्राइस मिल गया। इसलिए पूरे डायग्राम में देखना प्राइस कर्व ऐसे बनेगा, पूरे डायग्राम में जो प्राइस कर्व है ऐसे बनता है। कुछ लोग बोलते हैं सर को रट के आए हैं प्राइस बना दिया, ऐसे रट के नहीं आए, ऐसी प्राइस बना है। लेकिन आपको बार बार इंडस्ट्री बनाने का जरूरत नहीं है, एक बार मैंने सिखा दिया कि प्राइस कैसे निकला, सिंपली यहां से जो लाइन आया वो स्ट्रेट हो जाएगा, और वो जो भी प्राइस निकला वो प्राइस किसको मानना पड़ेगा, फर्म को मानना पड़ेगा, बिकॉज इंडस्ट्री इज ए प्राइस सेटर, मेकर या सेटर, या फर्म इज ए प्राइस टेकर। नेक्स्ट टॉपिक लिखो तुम लोग, शॉर्ट रन परफेक्ट कंपटीशन अंडर द शॉर्ट रन। मैं तुमको एक चीज बता रहा हूँ तुम लोग को, यहाँ पे ना, मैं किसी टीचर का नाम नहीं लूंगा, तुम लोग को जानता हूँ, जो बंगाल बोर्ड से पढ़े हैं या जो जो इधर इस एरिया में जो पढ़े हैं, आईएससी सीबीएसई या बंगाल बोर्ड से, वो एक यहाँ पे इकोनॉमिक्स के बहुत बढ़िया टीचर हैं, नाम सुना है तुम लोग, जो 11 12 पढ़ाते हैं उसका, नाम सुना होगा तुम लोग, नाम सुना है, नो, नो पानी स्कूल के टीचर थे वो, छोड़ रहे थे। हाँ सही बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो वो, हाँ हाँ वो सही बोल रहे हैं, सुनो सुनो सुनो। तो क्या हुआ ना, सुनो तुम लोग को स्टोरी बता रहा हूँ क्या हुआ। 11 12 से बच्चा पढ़ के आया, वो फर्स्ट सेमेस्टर तक पढ़ाते थे, फर्स्ट सेमेस्टर तक पढ़ाते थे, लेकिन जब थर्ड ईयर आता था ना, तो थर्ड ईयर को नहीं पढ़ाते थे। थर्ड ईयर जो जो थर्ड ईयर के, हाँ, अच्छा, तो अच्छा अच्छा अच्छा। जब थर्ड ईयर को पढ़ाते थे ना, सुनो ना, जब थर्ड ईयर को पढ़ाते थे, तो एक्चुअल उनका रीज़न क्या था, स्टूडेंट आता ही नहीं था, तो पढ़ाते ही नहीं थे, ठीक है। बाद में
एक टाइम ऐसा हो गया था ना कि मैं थर्ड ईयर के इकोनॉमिक्स में कम से कम 700-800 बच्चा पढ़ाया होगा। इस पूरे एरिया में टीचर ही नहीं था क्योंकि पूरा पॉपुलेशन वहां पे था। लेकिन जैसे ही थर्ड ईयर आता था वो मना कर देते थे, तो टीचर ढूंढा जाता था। और मेरा थोड़ा बहुत नाम था इकोनॉमिक्स में, तो मैं इधर करवाता था, समझा ना। फिर बाद में पता चला वो भी स्टार्ट किया, तो बैच ही नहीं बना। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं अच्छा पढ़ाते, काफ़ी अच्छा, बहुत गॉड लेवल टीचर, अच्छा पढ़ाते, खराब कुछ नहीं पढ़ा, मतलब टीचर क्या खराब पढ़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि 11 12 पढ़ाना और कॉलेज को पढ़ाना अलग हो जाता है ना। तुम लोग 11 12 पढ़ के आया हो और अभी मैं कॉलेज पढ़ा रहा हूँ, अलग ही लेवल हो जाता। इसलिए ना जब भी तुम लोग कॉलेज का पढ़ाई करेगा ना, तो वो 11 12 का भूत मत रखना। वो जो 11 12 का होता है कि अरे 11 12 में किया, कुछ नहीं किया 11 12 में, डिप्रेशन में पढ़ाया था, हालत खराब हो गया तुम लोग का। फाइनल अकाउंट भी करवाया, एनपीओ करवाया, पूरा पढ़ के आया तो हालत खराब हो गया। एक एक एनडीए कितना खतरनाक खतरनाक, वो कुछ नहीं है। तो जैसे जैसे तुम्हारा लेवल बढ़ेगा ना, तो चैप्टर्स कॉमन हो सकते हैं पर कॉन्सेप्ट कॉमन नहीं होगा। अब तुम अगर सेम 2 में आएगा ना, तो सेम इकोनॉमिक्स और भी टफर मिलेगा। सेम इकोनॉमिक्स जो तुम लोग पढ़ के आया है, सेम ही चैप्टर तुम लोग आईएससी सीबीएसई पढ़ के आया है, वही चैप्टर मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो और डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये मैं बार बार तुमको रियलाइजेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बच्चा का प्रॉब्लम है कि 11 12 में पढ़ के आया तो वो सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 नहीं पढ़ेगा, जिसके वजह से फिर वो फेल होता है। फिर उसको लगता है बीकॉम बेकार है, ये है वो है, उल्टा पुल्टा बोला ना, खबी पुलाव पकाना। ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है अपना पढ़ते जाओ, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी। हम तो बोलते हैं किसी के पास पैसा नहीं है ना, जस्ट यूट्यूब चैनल को ही फॉलो कर दो एग्जाम के टाइम में, तब भी पास हो जाएगा। हम लोग यूट्यूब के एग्जाम के टाइम पे तो बहुत कुछ फ्री में पढ़ा देते हैं। देखो ना, अभी डेली कुछ ना कुछ यूट्यूब पे वीडियो हम लोग डाल ही रहे हैं, ठीक है ना। तो आराम से पढ़ते जाओ। और इतना गारंटी बता दे रहा हूँ, जब तक यहाँ पढ़ के जाओगे ना, तब तक एक बेस्ट नॉलेज मिलेगा। और तुम्हारा कल को अगर कोई बड़ा कोर्स करने का सपना है, कोई भी सी एस सी एस सी एम एम बी ए या कुछ भी बड़ा, तो उसमें मेरा मदद मिलेगा, चाहे डायरेक्टली मिले या इनडायरेक्टली मिले, ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। इसलिए शिद्दत से पढ़ते रहो। मे भी हो सकता है कि 2 दिन क्लास में ना दूं, कहीं मैं और बिजी रहूं, पर उससे तुम लोग मेरे को मत जज करना। तुम्हारा टाइम पे सब कुछ हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है ना। चलो, शॉर्ट रन लिखो यहाँ पे, शॉर्ट रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। और बीकॉम में सबसे बड़ा इशू क्या है, ये सब मैं पहले ही तुम लोग को बता दे रहा हूँ। बीकॉम में सबसे बड़ा इशू क्या है ना, कि बच्चा खुद पढ़ाई नहीं करता है। ये सबसे बड़ा क्रिश, सबसे बड़ा इशू है, बच्चा पढ़ाई नहीं करता, एकदम पढ़ाई नहीं करता। और एग्जाम के टाइम में पढ़ने बैठता है। और जब एग्जाम के टाइम पढ़ने बैठता है, तो तुम पूरा सिलेबस एक दिन में पढ़ने बैठा है, तो फिर वो टीचर को गाली देता है, कैसा घटिया टीचर है, समझा नहीं पा रहा है। अरे बस समझे। और जब वो फेल होता है ना, बोलता है इनके पास पढ़े थे, फेल हो गए थे। तो बड़ा दिक्कत है। शॉर्ट रन की बात करते हैं। शॉर्ट रन में ना, देखो शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है। शॉर्ट रन ऑलरेडी मैंने तुमको प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाया था, आई थिंक। शॉर्ट रन का मतलब होता है एक्चुअल प्रोडक्शन पीरियड। शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है, एक्चुअल प्रोडक्शन पीरियड। एक्चुअल का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम। तो जब भी कोई बिजनेस है, जब भी कोई बिजनेस है, अच्छा तुम बताओ, मैं प्रेजेंट टाइम में अगर कोई बिजनेस कर रहा हूँ, तुम लोग लॉजिकली बताना, अगर मैं प्रेजेंट टाइम में कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे को 3 पॉसिबिलिटी है। मैं अगर प्रेजेंट टाइम में कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो 3 पॉसिबिलिटी। पहला पॉसिबिलिटी है कि जितना पूरा मार्केट कमा रहा है उतना मैं भी कमा रहा हूँ, जितना पूरा मार्केट कमा रहा है उतना मैं भी कमा रहा हूँ, पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी हो कि मार्केट से मैं ज्यादा कमा रहा हूँ, है ना। और तीसरी पॉसिबिलिटी हो जाए हमको लॉस भी हो रहा है ना। तो जितना लोग कमा रहे हैं, अगर मैं उतना कमा रहा हूं, उसको अपने बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अपने क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। जितने मार्केट में सारे लोग कमा रहे हैं उतना मैं भी कमा रहा हूं, उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन अगर मैं मार्केट से ज्यादा कमा रहा हूं, तो क्या बोलेंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। और एक हो गया, अच्छा तुम लोगों ना, जब भी मैं कुछ चीज बताता हूँ ना, तो ये मत सुनना मैं अपना तारीफ के लिए बताता हूँ। ये मेरा शौक ही नहीं है, बिलीव कर, भगवान ने बहुत तारीफ बच्चा लोग को दिया है मेरा ऑलरेडी। कुछ ना कुछ कभी तारीफ सुनने को मिल ही जाता है। चाहे तुम लोग मेरा पुराना मैराथन देख लो, चाहे रेटिंग्स देख लो, वो सब है। लेकिन मैं तुम लोग को जस्ट रियलिटी चेक करवा रहा हूँ कि एट द एंड तुम लोग 11 12 का भूत मत रखो, निकाल दो, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। और मैं सोचता हूँ तुम लोग बीकॉम के साथ साथ धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ, कुछ कोर्सेज भी स्टार्ट करो, कोई भी कोर्स जो तुमको अच्छा लगता है।
अभी नहीं, सेम 1 सेम 2 सेम 3 के बाद स्टार्ट कर दो। एटलीस्ट अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हो उस कोर्स के अंदर ढुक जाओ, क्योंकि एट द एंड बीकॉम करे कितना होगा, 40,000 का जॉब पाने तुमको 5 साल लग जाएगा या 3 साल लग जाएगा। लेकिन अगर कोर्सेज कर लोगे तो डायरेक्टली 40,000 मिलेगा। एग्जाम्पल मोनेटरी टर्म्स बता रहा हूँ। अपनी औकात बढ़ाओ, कहने मतलब यही है। तो अगर लेट से बोलते हो नहीं सर हम बाद में करेंगे, तो एटलीस्ट बीकॉम को अच्छे से करो, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, कुछ ना कुछ करते जाओ, इससे क्या होगा, बहुत मदद मिलेगा फ्यूचर में। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जब प्राइस और एवरेज कॉस्ट क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसको अपने बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अभी मैं बुक इस लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, बाद में मैं टॉपिक पाऊंगा। सुपर नॉर्मल क्या होती है, जब प्राइस एवरेज कॉस्ट से ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, सुपर नॉर्मल। और लॉस कब होता है, जब प्राइस एवरेज कॉस्ट से क्या होता है, कम हो जाता है, उसको अपने बोलते हैं लॉस। अब एक चीज तुम लोग ध्यान सुनना, स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है ये वाले टॉपिक में। क्या टॉपिक में कंफ्यूजन आता है कि सर अगर प्राइस है 10 रुपया और एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है, पर यूनिट कॉस्ट, मतलब एक यूनिट की कॉस्ट। तो अगर एक यूनिट की कॉस्ट है 10 रुपया और प्राइस भी कितना है 10 रुपया, तो काहे का प्रॉफिट जीरो नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। और मेरे महान महान स्कूल के टीचर लोग बोलते हैं बेटा नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है जीरो प्रॉफिट। सच बोलना, सुना होगा कभी ना कभी, सुना होगा, पक्का बता रहे, सुना होगा, हमको भी सुनाया गया था ना। कौन सा स्कूल था? अरे बाप रे, बहुत सारे स्कूल में है, खासकर बंगाल बोर्ड वाले स्कूल में। मेरे को पता है आजकल 2 दिन से मैं कुछ ज्यादा रोस्ट कर रहा हूँ सुन ना, नॉर्मली स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है कि भैया प्राइस है 10 रुपया एक यूनिट का और कॉस्ट भी कितना है 10 रुपया, तो प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, दैट इज कॉल्ड जीरो प्रॉफिट। जब चीजें जीरो है तो प्रॉफिट कैसे हो सकती है, ये भी एक लॉजिक है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम सुना था ना, तो मैं अपना सर ऐसे नोच रहा था, ऐसे ही भगवान बालों थोड़ा कम दिए और नोच रहा था। अरे बस सब बोला तो हालत खराब है। लेकिन जब मैं टीचर हूं ना तो समझ में आया कुछ बात अलग है, क्योंकि देखो तुम लोग भी स्टूडेंट है, कल को जब टीचर बनेगा ना तो तुम लोग भी अलग ही तरीके से सोचेगा। अभी तुमको क्या है, अभी तुमको खुद अपना थाली खाना है, अपना खा के निपटाओ यार लेकिन नेक्स्ट टाइम जब तुमको पढ़ाना रहेगा तो तुमको सबको समझाना है ना, तो तुम ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। तो इसलिए बोला था ना, टू टीच लर्न टॉइस। आप जब पढ़ाते हो तो डबल सीखते हो। तो जब मैं टीचर ना तब मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एक्चुअल में जीरो प्रॉफिट बोल के कोई चीज होती नहीं है। जीरो प्रॉफिट बोलकर कोई चीज नहीं होती। तुम बताना चाहेगा कुछ, बोल। बहुत बढ़िया। एक्चुअल में जो एवरेज कॉस्ट है, इसमें दो कॉस्ट मिला हुआ है। इसको प्रॉफिट नहीं बोलते, कॉस्ट बोलते हैं। एक कॉस्ट का नाम है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक कॉस्ट का नाम क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और दूसरा कॉस्ट का नाम क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है जब ओनर या एक एंटरप्रेन्योर आउटसाइडर को पेमेंट कर रहा है। तो नॉर्मली नॉर्मली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आउटसाइडर को क्या पेमेंट कर रहा हूं, आउटसाइडर को मैं क्या पेमेंट कर रहा हूं, मान लेता हूं इस सेंटर को मैंने रेंट पे लिया, तो ये तो आउटसाइडर हो गया, है ना। तो मैं सेंटर को क्या दे रहा हूँ, रेंट दे रहा हूँ, है ना। मान लेते हैं सेंटर को चालू करने के लिए मैंने लोन लिया, तो बैंक वाला मेरा घर का थोड़ी है, आउटसाइडर है, तो उसको जो मैंने पे किया वो क्या होगा, इंटरेस्ट। जितने भी स्टाफ हैं वो सब क्या है, आउटसाइडर है, उनको मैं क्या पे कर रहा हूँ, सैलरी। और मेरा क्या है, मिसलिनियस बुक वगैरह। तो जो भी मैं आउटसाइडर को पे किया वो क्या होगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, है ना। अब कॉस्ट को पे करने के बाद एक कॉन्सेप्ट आता है सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट। तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बिजनेस और ओनर दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं। बिजनेस अलग होता है और ओनर अलग होता है। तान्या, जब आप किसी को पे करते हो, तो आप अगर पे कर रहे हो तो आपके लिए इनकम है, आपके लिए खर्चा है, खर्चा है। बिजनेस कमा रहा है और किसको पे कर रहा है, अपने मालिक को। बिजनेस कमा रहा है और किसको पे कर रहा है, अपने मालिक को। किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे, किसके पॉइंट, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो ना। बिजनेस कमा रहा है तो रेंट दिया, बिजनेस कमा रहा है तो सैलरी दिया, बिजनेस कमा रहा है तो इंटरेस्ट दिया। ऐसे ही ये सब पे करने के बाद जो बच गया बोला मालिक आपका है, जो बच गया मालिक आपका है। तो बिजनेस ने किसको पे किया,
अपने मालिक को पे किया, अपने ओनर को पे किया, तो ओनर को जनरली क्या मिलता है? ओनर, अगर आपका बिजनेस है तो आपको जो मिल रहा है वो आपका क्या है? प्रॉफिट। ओनर को सैलरी मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, रेंट मिलेगा, क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिले। तो बिजनेस ने जो भी कमाया उसमें से आउटसाइडर को पेमेंट कर दिया। अब बोला जो बच गया वो मालिक आपका है। तो बिजनेस ने किसको पे किया? मालिक को पे किया, ओनर को पे किया। तो ओनर को जो मिलता है उसको अपने क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। तो एक्चुअल में प्रॉफिट इज ए इम्प्लिसिट कॉस्ट फॉर द बिजनेस। अब प्रॉब्लम क्या है ना, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना तो हम लोग बिजनेस को भूल जाते हैं, हम लोग एंटरप्रेन्योर को याद करते हैं। तो तुमको जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ना है या जब भी अकाउंटेंसी पढ़ना है, तुमको किसको याद करना है? बिजनेस को। इसलिए जब भी तुम लोग अकाउंटेंसी लिखते हैं तो क्या लिखता है? इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। फर्म का नाम लिखता है, नहीं लिखता है? अकाउंटेंसी किसकी होती है? फर्म को होती है। तो यहां पर भी जब भी बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू होती है तो डिसीजन कहां पे ले रहे हो? डिसीजन आप ले रहे हो फर्म के अंदर। ये मार्केट चैप्टर में जो भी आप डिसीजन ले रहे हो कहां पे ले रहे हो? फर्म के अंदर से। तो जो भी कुछ सोचोगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्म ने जो भी कमाया वो रेंट पे किया, इंटरेस्ट पे किया, सैलरी पे किया, अदर खर्चे पे किए। किसको पे किए? आउटसाइडर को पे किए। तो फर्म के लिए कौन सा खर्चा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और जो बच गया वो किसको पे कर दिया? अपने ओनर को। ओनर को क्या पे करेगा? प्रॉफिट। दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो अब आप बताइए, एवरेज हमेशा निकलता टोटल से। एवरेज अगर निकालना कैसे निकालते हो? टोटल से। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी प्रोड्यूस। यही ना, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी प्रोड्यूस। तो अब आपका क्या है? टोटल कॉस्ट को अगर क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे क्या मिलेगा? एवरेज कॉस्ट। तो अब आप बताइए, अगर इस टोटल कॉस्ट में एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट को अगर आप ऐड करते हो ना, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो मिलता है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट से क्या निकलता है? एवरेज कॉस्ट। तो अगर टोटल कॉस्ट में ये और ये ऐड है तो इस एवरेज कॉस्ट में भी ये और ये ऐड होगा। अगर टोटल कॉस्ट में एक्सप्लिसिट भी ऐड है और टोटल कॉस्ट में इम्प्लिसिट भी ऐड है तो क्या एवरेज कॉस्ट में ऐड नहीं होगा? क्योंकि टोटल कॉस्ट से क्या निकलता है? एवरेज कॉस्ट। तो अगर टोटल कॉस्ट में आउटसाइडर खर्चा और प्रॉफिट दोनों ऐड है तो एवरेज कॉस्ट में भी आउटसाइडर खर्चा और प्रॉफिट दोनों ऐड होगा। अब आप बताओ, ये जो प्रॉफिट वर्ड है ये किस में ऐड है? टोटल कॉस्ट में। तो अगर टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड है तो एवरेज कॉस्ट में भी प्रॉफिट ऐड है। अब आते स्कूल वाला कॉन्सेप्ट। स्कूल स्कूल वाला में क्या बोलता था? प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट बोलता था ना। तो प्राइस मान लेते हैं 10 रुपया, एवरेज कॉस्ट कितना है? 10 रुपया। लेकिन एवरेज कॉस्ट में दो है, एक आउटसाइडर वाला एक्सपेंसेस और एक ओनर वाला एक्सपेंसेस। आउटसाइडर वाला एक्सपेंसेस मान लेते हैं 8 रुपया और ओनर वाला एक्सपेंसेस 2 रुपया। तो आप बताओ इस 10 रुपया में 2 रुपया प्रॉफिट है या नहीं है? इसलिए बोलते थे कि अगर प्राइस है 10 रुपया, एवरेज कॉस्ट है 10 रुपया, स्टिल देयर इज ए प्रॉफिट। स्टिल देयर इज ए प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट है? 2 रुपया का प्रॉफिट है, नॉट ए जीरो प्रॉफिट। अगर कोई चीज जीरो होगा तो कभी प्रॉफिट नहीं होगा। तो आप समझे? तो बोलो प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट क्यों हुआ? प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इसलिए हुआ क्योंकि ये जो एवरेज कॉस्ट है इसमें जो प्रॉफिट है वो हिडन है। जो एवरेज कॉस्ट है उसमें जो प्रॉफिट है वो क्या है? हिडन है, इन द नेम ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्लियर हुआ? तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता? बंद कर दे। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता? व्हेन प्राइस इज इक्वल टू, बोलो ना, व्हेन प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। फिर से बोलो, व्हेन प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट को थोड़ा सा क्लासिफाइड करो ना, दो कॉस्ट उसमें ऐड है। कौन सा कॉस्ट? एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऐड है और इम्प्लिसिट कॉस्ट ऐड है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब ऐसा खर्चा जो आउटसाइडर को पे करते। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब ऐसा खर्चा जो ओनर को। क्लियर हुआ? और ओनर को जनरली क्या पे किया जाता है? प्रॉफिट। तो जो भी एवरेज कॉस्ट आपको दिख रहा है सब में प्रॉफिट क्या है? इनबिल्ट। एक वर्ड बोलने जा रहा हूं, तुम मेरा गला मत दबाना। आज तो आपका गला दबा देंगे, कुछ ज्यादा चिल्ला रहे हैं आप। लॉस का मतलब लॉस नहीं होता। इस चैप्टर में लॉस का मतलब लॉस नहीं होता। ये गलत बोल रहे हैं? अभी प्रूफ करते हैं, चलो। लॉस का फॉर्मूला क्या है? अरे बोलो ना, लॉस का नॉर्मली क्या है? प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। यही तो, प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ।
मेरा प्राइस कितना है और मेरा एवरेज कॉस्ट कितना है, 10 रुपया। मैंने 9 रुपया प्राइस कर दिया, मैंने प्राइस कितना कर दिया, 9 रुपया। तो प्राइस लेस देन एवरेज कॉस्ट, प्राइस लेस देन एवरेज कॉस्ट। तो क्या देख के लग रहा है, अरे देख के क्या लग रहा है, देख के लग रहा है लास्ट में भाई। डेफिनेशन हिसाब से क्या हो रहा है, डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो रहा है, लॉस, कि व्हेन प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, आते हैं। प्राइस को मैं 9 कर दे रहा हूं, चलो प्राइस को मैं 9 कर दिया और एवरेज कॉस्ट क्या है, 10। इसमें दो पार्ट है, 8 रुपया खर्चा और 2 रुपया क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, तो 9, ये कितना हो गया, 10। तो इस 10 में देखा जाए, ये जो 9 रुपया मैं चार्ज कर रहा हूँ, इस 9 रुपये चार्ज करने से मतलब जब मैं बेचूंगा, प्राइस का मतलब क्या, बेच के जो पैसा मिला, तो जब मेरे को 9 रुपया मिलेगा तो मैं 8 रुपये अपने खर्च को हटा दूंगा और प्रॉफिट में से 1 रुपया माइनस कर दूंगा, स्टिल 1 रुपया का प्रॉफिट बचेगा कि नहीं बचेगा। तो जरूरी नहीं है लॉस का मतलब लॉस ही हो रहा है, जरूरी नहीं है लॉस का मतलब लॉस ही हो रहा है, वो डेफिनेशन के हिसाब से लॉस हो रहा है। क्या तुम लोग दिमाग ऊपर से जा रहा है क्या, कोई चीज गलत टॉपिक पढ़ा रहा है लगता है। अरे समझ पा रहा है मेरा बात, कि अगर लॉस लिखा है तो इट डजेंट मीन लॉस हो रहा है। ठीक है ना, एक एक कॉन्सेप्ट और शट डाउन पॉइंट। ठीक है, शट डाउन पॉइंट कि भैया, शट डाउन का पॉइंट का मतलब कभी भी नहीं होता कि आपका बिजनेस बंद हो गया है। शट डाउन पॉइंट का मतलब होता है बिजनेस बंद होने के कगार पे आ चुका है, कि अगर कुछ और भी प्राइस रिड्यूस किए तो आपका बिजनेस क्या होगा, कंप्लीटली सेट ऑफ होगा। ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा। फिलहाल तुम लोगों को मैं 3 वर्ड क्लियर करना चाहता हूँ। एवरेज कॉस्ट में ऑलरेडी प्रॉफिट हिडन है इन द नेम ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट, और जब भी लॉस हो रहा है तो जरूरी नहीं है सच में लॉस हो रहा है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लॉस हो सकता है पर जरूरी नहीं है लॉस हो रहा है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, 9 रुपया मेरा प्राइस है, 10 रुपया मेरा एवरेज कॉस्ट है। तो जो भी मेरे को बेच के मिल रहा है 9 रुपया, उसमें से 8 रुपया मैंने किसको पे कर दिया, आउटसाइडर को। अभी भी 1 रुपया बचा है और मैंने प्रॉफिट कितना रखा था, दो। तो 1 रुपया मेरा जो आ रहा है उस प्रॉफिट को माइनस करेगा, तो स्टिल मेरा 1 रुपया प्रॉफिट है। मतलब 9 रुपया बेच के भी मैं प्रॉफिट में हूं, पर दिखेगा क्या, लॉस। समझ गए ना, ओके। अब हेडिंग डालो नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। डेफिनेशन क्या होता है, व्हेन प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट देन फर्म विल गेट अ नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, आपको पता है नॉर्मल वर्ड क्यों आया गाइस, नॉर्मल वर्ड क्यों आया, नॉर्मल का मतलब क्या है, जो दूसरे कमा रहे हैं हम भी कमाए, क्योंकि प्राइस तो फिक्स है, प्राइस क्या है, फिक्स है। अब मान लेते हैं सारी फर्म का, जितने भी फर्म है सबका एवरेज कॉस्ट 10 रुपया आ रहा है, अब मेरा भी एवरेज कॉस्ट क्या आ रहा है, 10 रुपया आ रहा है, और प्राइस तो क्या है, फिक्स है। और उस एवरेज कॉस्ट में मान लो सबने 2-2 रुपया रखा और हमने भी कितना रखा, 2-2 रुपया रखा, तो सारी दुनिया 2 कमा रही है, हम भी कितना कमा रहे हैं, 2 कमा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, नॉर्मली सब इतना कमा रहे हैं। ठीक है ना। तो अब इसका डायग्राम बाद में बनाऊंगा, एक वर्ड मुझे और मैं डायग्राम के लिए जगह छोड़ दिया। ठीक है, एक वर्ड अब एक बना रहा हूं तो मैं सुपर नॉर्मल, चलो मैं थोड़ा डायग्राम ज्यादा बनाऊंगा इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सुपर नॉर्मल। इसका मतलब क्या होता है, प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, व्हेन प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। ठीक। अब बोलोगे सर प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, इसका मतलब क्या लॉजिक है, लॉजिक क्या है, लोगों का एवरेज कॉस्ट कितना है, 10 रुपया। मैंने अच्छी टेक्नोलॉजी लगा करके, क्योंकि याद है इस पूरे चैप्टर में कॉस्ट पर कुछ नहीं बोला गया है, रिस्ट्रिक्शन कहां पे है, प्राइस पर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इवन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तो यहां तक बोला गया है कि मोबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट मार्केट एज वेल एज मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर मार्केट, चाहे प्रोडक्ट मार्केट हो चाहे फैक्टर मार्केट हो, जहां पर भी आपको इजी मिल रहा है, जहां पर भी सस्ता मिल रहा है, आप लेकर आओ और प्रोडक्शन करो और अपने कॉस्ट को क्या करो, कम करो। यही तो बोला गया। अब आप बताओ मेरे को, दूसरे का एवरेज कॉस्ट कितना है, 10 रुपया, प्राइस कितना है, 10 रुपया, दोनों क्या हो गए, बराबर।
लेकिन मैं अगर अच्छी टेक्नोलॉजी लगाया, अच्छा थोड़ा सा बार्गेनिंग पावर किया, होता ना बल्क में उठाने से, तुम दो कपड़ा लेने जाओ और तुम 10 कपड़ा लेने जाओ, कहाँ बार्गेनिंग ज्यादा कर पाएगा? 10 कपड़े में। बल्क परचेजिंग में ऑलवेज क्या होता है? बार्गेनिंग होता है। तो अगर मैं अच्छा बार्गेनिंग कर पाया, अच्छा अगर मैं टेक्नोलॉजी यूज कर पाया, और मेरे लेबर भी तो मैटर करते हैं। अगर मेरा लेबर इफिशियंट है, कम टाइम में ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, कम टाइम में ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो पता है अगर अच्छे स्टाफ मिल जाते हैं ना, तो ज्यादा फिर स्टाफ का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि वो है अकेला, लेकिन 2-3 आदमी के बराबर काम करता है। है तो अकेला, लेकिन 2-3 आदमी के बराबर। तो आप सोचो ना, मेरा अगर एम्प्लॉय अच्छा मिल गया, मेरा स्टाफ अच्छा हो गया, तो दूसरे रखे हैं 5 एम्प्लॉय, मेरा 2 से काम हो जा रहा है। कि ये दोनों इतने अच्छे हैं कि तीन तीन का भी काम खुद ही निपटा दे रहे हैं। तो दूसरे 5 लोग को पे करेंगे, मैं किसको पे करूंगा? 2 लोग को पे करूंगा, तो ओवरऑल मेरा कॉस्ट तो कम होगा। तो अगर मैं अच्छा बार्गेनिंग कर दिया, अच्छा टेक्नोलॉजी का यूज किया, और अच्छे स्टाफ का सिलेक्शन किया, तो मेरा कॉस्ट कटिंग होगा नहीं कटिंग होगा? तो मान लेते हैं मेरा जो कॉस्ट हो गया 8 रुपया हो गया, मेरा एवरेज कॉस्ट कितना हो गया? 8 रुपया। अब मार्केट में प्राइस कितनी है? 10 रुपया है। तो इस केस में देखो ना, प्राइस ग्रेटर देन क्या हो गया? प्राइस ग्रेटर देन क्या हो गया? एवरेज कॉस्ट। बच्चों के भी कंफ्यूज आता है कि सर दो बात क्यों बोलते हो, एक बोलते हो प्राइस फिक्स है, और दूसरा बोलते हो प्राइस ज्यादा है। कैसे लॉजिक है? एक क्या है? प्राइस फिक्स है, और एक क्या बोलते हैं? प्राइस ज्यादा है। एक्चुअल में प्राइस अपने जगह पे एज इट इज सेम ही है, कॉस्ट कम बेसी हो रहा है। अगर प्राइस के बराबर एवरेज कॉस्ट हो गया तो नॉर्मल प्रॉफिट। अब प्राइस से कम अगर एवरेज कॉस्ट हो गया तो प्राइस ज्यादा दिखेगा, तो इस केस में क्या मिलेगा? सुपर नॉट प्रॉफिट। अब बताना तुम लोग, प्लीज बताना, दूसरे वाले कितने रखे हैं एवरेज कॉस्ट? 10 रुपया। मेरा एवरेज कॉस्ट कितना आया? 8 रुपया। दूसरे लोग 10 रुपया में कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं? 2 रुपया में। आया सामने? अब 8 है और मुझे बेचना कितने में है? 10। तो ऑलरेडी 2 रुपया में सरप्लस में हूं, और इस 8 में भी मैं 2 रुपया रखूंगा, तो लोग दूसरे कमाएंगे 2 रुपया, और मैं कितना कमाऊंगा? 4 रुपया। तो जब भी मैं दूसरों से ज्यादा कमाऊंगा, इसी को अपने क्या बोलते हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। है ना? तीसरा क्या हो गया? लॉस। व्हेन प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। व्हेन प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं ना, जब प्राइस एवरेज कॉस्ट से क्या होता है? कम होता है। अब एग्जाम में ना आपको डायग्राम बनाना को पड़ेगा। तो डेफिनेशन कैसे लिख दीजिएगा? नॉर्मल प्रॉफिट इज ए कंडीशन वेयर प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, दैट इज पी इक्वल टू एसी। इतना लिख करके क्या बनाना है? डायग्राम। और इस डायग्राम को मैथमेटिकली प्रूफ करना है। ठीक है, हाँ बस इतना ही करना काफी है, क्योंकि 3 डायग्राम है ना, 3 डायग्राम है, प्लस आपसे पूछा गया शॉर्ट टर्म परफेक्ट कंपटीशन, थोड़ा सा आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा इंट्रो पार्ट देना पड़ेगा, तो ऐसे ही आपका 3 पेज का आंसर हो जाएगा। डायग्राम और मिला करके 2.5-3 पेज का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो डायग्राम बनाते हैं। मैं थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाऊंगा, तुम लोग आराम से बनाना। जब भी डायग्राम बनाते हैं ना इकोनॉमिक्स में, जब भी आप डायग्राम बनाते हो, तो ऑलवेज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन को ड्रॉ करते हैं। ये हो गया मेरा रेवेन्यू, और ये मेरा क्या हो गया? कॉस्ट। ये क्या हो गया? ओरिजिन। और ये मेरा क्या हो गया? और ये आउटपुट। ठीक है ना? अब सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा अपना? ये मेरा क्या है? प्राइस। प्राइस इक्वल टू क्या है? ए आर इक्वल टू क्या है? एम आर। ठीक है ना? क्लियर है ना? ये क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन हम लोग शॉर्ट टर्म बना रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट, एसएमसी। अरे शॉर्ट टर्म बना रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे? शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट। अब आप बताओ, ये सप्लाई कर्व है, और ये कौन सा कर्व है? डिमांड कर्व। जहाँ पे सप्लाई डिमांड मिलता है वो क्या होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये मेरा कौन सा पॉइंट हो गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? आउटपुट। क्या मिल गया? आउटपुट। तो कोई भी फर्म अगर ओपी प्राइस को चार्ज करे और ओक्यू लेवल पर सेल करे, मतलब ओक्यू लेवल ऑफ आउटपुट को सेल करे, मान लेते ओक्यू है 100 यूनिट्स के बराबर है, तो कोई फर्म ओपी मान लेते 5 रुपये बराबर है, तो कोई फर्म अगर 100 यूनिट बेच रहा है पूरे महीने भर में,
अब 5 रुपया करके बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। समझ गए ना? अब फॉर्मूला क्या है नॉर्मल प्रॉफिट का? प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। अब आप बताइए, ये आपका प्राइस है और बोला प्राइस किसके बराबर होना चाहिए? एवरेज कॉस्ट। चलो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हारा एक बिजनेस है, उस बिजनेस में तुम्हारा कॉस्ट कम होना चाहिए या मिनिमम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? इसको बोलते कम, इसको बोलते महाकम मिनिमम, इसको बोलते राइजिंग मतलब ज्यादा होना चाहिए। तो मेरा कॉस्ट क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। मेरा कॉस्ट कैसा होना चाहिए? मिनिमम। इसलिए बोलता है जब भी कोई फर्म, जब भी कोई फर्म ऑपरेट करती है शॉर्ट रन में, तो ऑलवेज वो एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पर प्रोडक्शन करती है। मतलब क्या है, कोई भी फर्म जब प्रोडक्शन करती है तो वो अपने एवरेज कॉस्ट के किस पॉइंट पे करती है? मिनिमम पॉइंट पर। वो ये बताता है कि मेरी कॉस्ट जितनी कम हो सकती थी हमने उसको कम कर दिया। आज हम लोग भी कॉस्ट कटिंग करते हैं, भला बता रहे तुम लोग को, तुम लोग जज मत कर लेना, देख के ठीक ही ठाक लगते थे अब कॉस्ट कटिंग करते हैं। बता रहा हूँ कैसे कॉस्ट कटिंग करते हैं। अगर अपने को 4 लेबर का जरूरत है तो हम लोग 3 ही हायर करते हैं और कोशिश करते हैं 3 से क्या काम करवाए? 4। कल को तुम भी बिजनेस करोगे ऐसे ही करोगे, क्योंकि आज तुम प्रॉफिट में हो, जरूरी है कल को प्रॉफिट में रहोगे? आज उसको तुम प्रॉफिट में हो, 4 लेबर रख लिए, कल को तुम लॉस में आए 2 निकाल दिए तो भी गाली देगा, जॉब से निकाल दिया अब हम कहाँ जाएंगे। एक होता है ना, तो हमेशा होता है दाएं। हमारे माँ बाप क्या करते हैं, बोला आगे पीछे सब सोच के करना चाहिए। तो हम लोग भी क्या करते हैं, कॉस्ट कटिंग करते हैं। बुक्स बनाते हैं तो बुक्स में भी हम लोग फॉन्ट छोटा रखते हैं, फॉन्ट बड़ा रहेंगे कि ज्यादा होगा। ये हर हर टीचर करता है, हर बिजनेसमैन करता है। तो हम लोग जितना कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, जितना कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं इस सेंटर को चलाने के लिए हम लोग उतना कॉस्ट कटिंग करते हैं। तो मेरे लिए जो मेरा एवरेज कॉस्ट है वो कौन सा पॉइंट पर है? मिनिमम पॉइंट। तो हर एक फर्म, हर एक फर्म जब ऑपरेट करती है, ऑपरेट मतलब प्रोडक्शन, हर एक फर्म जब प्रोडक्शन करती है वो किस पॉइंट पे करती है? अपने मिनिमम पॉइंट पे, जिससे उसकी कॉस्ट क्या है? कम आए और ज्यादा ज्यादा वो क्या कमा सके? प्रॉफिट का। समझ गया ना? तो अब आप बताओ, ये मेरा डिमांड वाला पोर्शन है और ये मेरा कौन सा? सप्लाई वाला पोर्शन है। तो जहां पर भी डिमांड सप्लाई मैच करेगा वहां से मुझे क्या मिलेगा? प्राइस। और वहीं से मुझे मिलेगा क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब अगर मैं इतना क्वांटिटी बेचूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट। एक वर्ड बोलूंगा प्लीज समझ लेना वरना बहुत दिक्कत होगा इस चैप्टर में। अगर मैं ओक्यू क्वांटिटी को सेल करूंगा तो कुछ मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो ओक्यू क्वांटिटी को सेल करने के लिए ओक्यू क्वांटिटी मुझे प्रोड्यूस भी तो करना पड़ेगा। ओक्यू क्वांटिटी को सेल करने के लिए ओक्यू क्वांटिटी मुझे प्रोड्यूस भी तो करना पड़ेगा। तो ये वाला जो लाइन दिख रहा है ये आपको बताता है कि मेरा प्रोडक्शन यहां तक है। ऐसा कभी पॉसिबल है बिना प्रोडक्शन किए पैसा मिल जाएगा? बोलो। सपना में हो सकता है, रियल लाइफ में नहीं हो सकता। आज मैं तुम लोग को इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, जो भी मेरे को आता है मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम लोग को देने का, जो भी मुझे पता है। क्या ऐसे ही हो जा रहा है? मेहनत तो लग रहा है ना। लेकिन मैं घर पे सोया रहता और बोला बच्चों फील करो क्लास हो रहा है, बोला सर आप भी फील करिए पेमेंट मिल गया आपको आया बात समझ में? तो अब अगर मुझे इतना क्वांटिटी सेल करना है तो मुझे इतना क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है। तो अब देखो ना, मैं यहां से प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो प्रोडक्शन, आपको पता है जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो आपकी कॉस्ट कम होती है और कम होते होते एक टाइम पे एकदम कम हो जाती है। और अगर उसके बाद भी आपने प्रोडक्शन को कैरी रखा तो आप कॉस्ट कम नहीं होगी, अब क्या होगी? बढ़ेगी। पढ़ा था ना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कि इनिशियली आपकी कॉस्ट क्या आ रही थी? कम आ रही थी। देखना इनिशियल आपकी कॉस्ट क्या आ रही थी? कम आ रही थी। और कम होते होते अगर तुमने ज्यादा लेबर लगा दिया, याद हो नेगेटिव आ गया था, टोटल आउटपुट क्या आ गया था? नेगेटिव। और जैसे ही टोटल आउटपुट नेगेटिव आता कॉस्ट क्या होती है? पॉजिटिव, मतलब वो बढ़ने लगती है। तो जब हम लोग प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं ना तो कॉस्ट क्या होती है? धीरे धीरे क्या होती? कम होती है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, कॉस्ट क्या होगी? कम होगी। तानिया मैं तुमको प्रूफ कर दे रहा हूँ, तू ऐसे देख रही है, हम तुझे प्रूफ कर रहे हैं कॉस्ट कैसे कम होती है। सुन, इस पूरे क्लास में 50 की कैपेसिटी है,
ठीक है, मेरे पास एक स्टूडेंट आया पढ़ने के लिए, मैंने रेंट पे किया 15,000। मैंने रेंट कितना पे किया? 15,000। तो एक स्टूडेंट के बदले कितना खर्चा आया? 15,000। कितना आया? 15,000। क्रिस भी आ गया, अब कितना हो गया? 2 स्टूडेंट, तो 2 स्टूडेंट बदले मैं अब रेंट कितना पे करूंगा? 7,500। ठीक है ना? अर्को भी आ गया। मेरा एवरेज कॉस्ट कम हो रहा है कि नहीं कम हो रहा है? लेकिन क्या हमेशा कम होगा? मतलब हमेशा कम होगा? एक टाइम तक कम होगा, कि जैसे जैसे प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट होती है वो कम होती चली जाती है। तो एक लिमिट तक कम होगा, उसके बाद क्या होगा? बढ़ने लगेगा। तो ये मेरा क्या है? प्रोडक्शन लाइन। तो जब मेरा ये प्रोडक्शन लाइन है, मेरा जब ये प्रोडक्शन लाइन है तो मेरा कॉस्ट भी इस प्रोडक्शन लाइन से टच करके जाएगा। तुम बताओ ना, मैं अपना कॉस्ट यहां लेके चला गया, आया सामने, और मैं मेरा मिनिमम पॉइंट ये है, तो क्या ये पॉसिबल है? अगर मेरा मिनिमम पॉइंट ये है, अगर मेरा मिनिमम पॉइंट ये है, तो मेरा प्रोडक्शन लाइन तो ये आना चाहिए। क्योंकि हर एक फर्म किस पर ऑपरेट करती है? मिनिमम पॉइंट पर। तो आपका जो एवरेज कॉस्ट है उस प्रोडक्शन लाइन को टच करके जाना चाहिए। अगर टच करके नहीं गया, उसके पहले अगर आपने टच करवा दिया, मान लो मैंने एवरेज कॉस्ट को ड्रॉ किया, ये मेरा शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट है, मेरा मिनिमम पॉइंट ये है, अगर मैं यहीं से ड्रॉ कर दिया, तो अब आप बताओ इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बोलता है? आपको यहां तक प्रोड्यूस करना है। अब मेरा एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट ये आ रहा है, तो क्या मुझे कभी प्रॉफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको अपने एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट को यहां पे टच करके आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका प्राइस इक्वल टू क्या होगा? एवरेज कॉस्ट होगा। अब समझा मेरा बात? तो मैं डायग्राम ऐसे बनाने वाला हूं, देखो ये मेरा एवरेज कॉस्ट है, मैं क्या करूं? उसको टच करके ऐसे कर दूंगा। ठीक है ना? समझ गया ना तुम लोग? मेरा मिनिमम पॉइंट है, फिर मैंने बढ़ा दिया ऐसे, ऐसे बढ़ा दिया। समझ गया ना? तो ये मेरा क्या हो गया? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। समझ गया ना? तो मेरा जो एवरेज कॉस्ट है, ये जो मेरा एवरेज कॉस्ट, उसका मिनिमम पॉइंट यहाँ पे टच होना चाहिए, क्योंकि मैं प्रोडक्शन यहाँ पे कर रहा हूँ। बाबू सुना ध्यान से, मैं प्रोडक्शन यहाँ पे कर रहा हूँ, और जब मैं प्रोडक्शन करूंगा किस पॉइंट पर? मिनिमम पॉइंट पर, तब जाके मेरी कॉस्ट क्या होगी? कम होगी। तो मेरा मेरा एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट यहाँ पे मिलना चाहिए। फर्स्ट टाइम तो बनाया ये वाला, और समझाने के लिए बनाया था। अच्छा वो वाला उसका है, प्रॉफिट में से कंडीशन का है। दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, बना लिया तुम लोग ये वाला? अच्छा अब तुमको याद करना पड़ेगा क्या कि एवरेज कॉस्ट को कहाँ ड्रॉ करना है? याद करना पड़ेगा क्या? नहीं, अब मत याद करना। अब ये बोलना कि सर जहां पे मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ मेरा एवरेज कॉस्ट वहीं पे टच होना चाहिए। और जब एवरेज कॉस्ट टच करेगा, किस पॉइंट पे टच करेगा? किस पॉइंट टच करेगा? एवरेज पॉइंट, मिनिमम पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है, बना लिए? आप लोग समझ में आ रहा है? साहिल, अच्छा ऐसा कोई है जिसको लग रहा है कि ठीक ही ठाक पढ़ा रहे हैं, जीवन कट रहा है तो आगे भी कट ही जाएगा? इतना मतलब हताश वाला जिंदगी किसी का था क्या? अगर तुमको ये सब बोझ लग रहा है ना, तो बिलीव कर आगे चल के और भी बोझ आने वाला है फिर। तो ही काम देख, हम खुल के बता रहे हैं तुम लोग का। तुम लोग कितना साल का होगा? 17-18 साल यही होगा, और मैं अभी 27। तो 10 साल ज्यादा तुम लोग से दिवाली देखा मैंने, 10 साल दिवाली ज्यादा देखा है, तो कुछ तो एक्सपीरियंस होगा। तो ये एक्सपीरियंस यही बोलता है कि जो है एक्सेप्ट कर लो। बोलो यही मेरा जिंदगी है, मेरे को भागना नहीं है, मेरे को बस यही एक्सेप्ट करके चलना। एक्सेप्टेंस इज द की ऑफ सर्वाइवल। जब आप कोई चीज एक्सेप्ट कर लेते हो तो अंदर से मोटिवेशन मिलता है सर्वाइवल का। तो अब अपने आप को यही बोलना है कि अगर लाइफ में कुछ भी बड़ा करना है तो पढ़ाई लिखाई से ही हो सकता है, वरना अगर पापा का बिजनेस है तो कोई बात नहीं, मेरा फीस डबल कर देना। मत आओ पढ़ने, मेरा फीस डबल कर देना, हम तो पैसा लेना भी एक्सपर्ट है। लेकिन अगर तुम बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, अपने घर का अपना घर का क्या चेंज करेगा? तुम अपना ही चेंज करेगा। तो खुद का अगर चेंज करना चाहते हो तो इसको एक्सेप्ट कर लो, दिस इज द लाइफ। अब मेरे को इसी दलदल में रहना है, और यही दलदल को पार करके अपना जीवन को पार करना है। तो अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू आ गया ना, तो फिर पढ़ाई लिखाई से प्यार हो जाएगा। वरना फिर बोलेगा अच्छा अभी 4 बज रहा, सर तो 5 मिनट खत्म कर देंगे, फिर घड़ी देखेगा। एक्सेप्ट कर ले भाई यही मेरा लाइफ है और इसी से कुछ करेंगे लाइफ में। अगर ये एक्सेप्ट कर लिया तो आगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से ना तुम लोग कुछ ज्यादा डिमोटिवेट हो रहे हो।
देख क्रिश, ये वाला देख, ये मैं जस्ट एसएमसी कर्व को ड्रॉ किया था। हम समझ गए तू क्या, ठीक है ना, आप समझा? हाँ ठीक है। अब इसको मैं मैथमेटिकली प्रूफ करता हूँ, लिखो। अब मोटिवेशन नहीं देगा, हट तो तुम लोग बोलेगा पढ़ाता कम, मोटिवेशन ज्यादा देता है। अच्छा चीज में बुराई बहुत जल्दी निकलता सब। देखो इन द अबव डायग्राम, अब हम अगर मोटिवेशन देगा तुम लोग मेरा गला दबा देना सच में। इन द अबव डायग्राम लिखो ना, पर यूनिट रेवेन्यू, पर यूनिट रेवेन्यू, इसको बोलते हैं एआर। पर यूनिट रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? पैसा, कमाई। तो जो मैं बेचूंगा, सुनो ना, जो मैं यही तो मैं बेचने वाला पॉइंट है। अरे प्राइस ही तो मेरा रेवेन्यू है भाई, तो ये मेरा क्या बेचने वाला पॉइंट है। याद है, ए आर इक्वल टू प्राइस। अच्छा, जितना ये है उतना तो ये भी है, तो अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, तो मैंने इसको मान लिया, मान लो ई क्यू। तो मेरा पर यूनिट रेवेन्यू क्या है, ई क्यू। तो देखो ना, जितना मेरा ओपी है उतना मेरा क्या है, ई क्यू है। बोलो ना, जितना मेरा ओपी है उतना मेरा क्या है, ई क्यू। तो लिखो ना, पर यूनिट रेवेन्यू कितना है, ई क्यू। अगर मैं पर यूनिट कॉस्ट की बात करूं, विच इज एसी, तो वो भी कितना है, आपका कॉस्ट कहाँ पर टच करके जा रहा है, देखो ना, यहां से टच करके भाग गया। तो ना हमको इससे मतलब है और ना इससे मतलब है, जहां पे टच किया उसी से मतलब है। क्योंकि इस टच का मतलब होता है कि हम यहीं पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो मेरा कॉस्ट भी यही है, EQ है। जितना मेरा रेवेन्यू है उतना मेरा क्या है, कॉस्ट है। ये भी क्या होगा मेरा, EQ। देखो ना, प्राइस था 10 रुपया, कॉस्ट भी कितना था, 10 रुपया। दुनिया को क्या लगेगा, जीरो, पर जीरो नहीं होता। देयरफॉर पर यूनिट प्रॉफिट क्या होगा, EQ माइनस EQ कितना आ जाएगा, जीरो। EQ माइनस EQ क्या हो जाएगा, जीरो। पर क्या रियल में जीरो होगा, रियल में जीरो होगा, रियल में जीरो नहीं होगा। क्योंकि जो आपका एवरेज रेवेन्यू, सॉरी, जो आपका एवरेज कॉस्ट है उसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट ऐड है, और इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब तुम्हारे टीचर को मैं गलत नहीं बोलूंगा, अब मैं तुम्हारे टीचर का तारीफ करता हूँ। एक्चुअली तुम्हारा टीचर इसी को क्या बोलता था, जीरो प्रॉफिट। मैथमेटिकल वर्जन में जीरो आता है, क्योंकि 10 माइनस 10 इक्वल टू क्या होता है, जीरो। तो जब वो ये प्रूफ कर रहे होंगे तो क्या बोलते होंगे, जीरो। और फिर एक लाइन एक्स्ट्रा वो गलत बोलते थे कि नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू जीरो। अगर वो ये बोले होंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट में मैथमेटिकली जीरो आता, वो सही बोले होंगे। लेकिन अगर वो ये बोले होंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट में जीरो प्रॉफिट होता, तो गलत बोले। ठीक है ना। अब अगर मुझे टोटल प्रॉफिट निकालना, देयरफॉर टोटल प्रॉफिट, देयरफॉर टोटल प्रॉफिट, मेरा टोटल प्रॉफिट यहाँ पे अगर निकालना है तो एक चीज देखो ना, जितना टोटल प्रॉफिट क्या हो रहा है, जीरो। अब अगर इस जीरो से मल्टीप्लाई करोगे इन सबको, तब भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो एटलीस्ट मेरा जो टोटल प्रॉफिट भी क्या आ जाएगा यहाँ पे, समझ गया ना, टोटल प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, जीरो यूज। ठीक है, अब ये टोटल प्रॉफिट तुम नॉर्मल प्रॉफिट में दिखा भी सकते हो, नहीं दिखा सकते हो। मैं बोलता हूँ इसको मत दिखाना, मत दिखाना, इसको मत दिखाना। क्यों नहीं दिखाना, क्योंकि इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसको मत दिखाना, बस EQ माइनस EQ तक ही रह जाना। ठीक है, आगे दिखाने का जरूरत नहीं। टोटल प्रॉफिट हम लोग कब दिखाते हैं, जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का बात होता है। या टोटल लॉस हम लोग कब दिखाते हैं, जब नॉर्मल लॉस का कंडीशन आता है। नॉर्मल प्रॉफिट पे टोटल प्रॉफिट दिखाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आते सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ, क्या चीज दिखा सकता है, लेकिन EQ माइनस EQ तक ही छोड़ दे, ज्यादा है। आते सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्राइस किससे जाता है, प्राइस किससे जाता है, एवरेज कॉस्ट से। तो प्राइस जाता है, सुनो ना, अगर ये प्राइस है, एवरेज कॉस्ट से कम होना चाहिए। अगर ये प्राइस है तो एवरेज कॉस्ट इसके ऊपर होगा या इसके नीचे होगा, नीचे होगा। तो एवरेज, एवरेज कॉस्ट के पूरे कर्व से मतलब है, एवरेज कॉस्ट के 3 कर्व है, एक मिनिमम कर्व है, एक डिमिनिशिंग कर्व है, एक राइजिंग कर्व है। क्या सबसे मतलब है, अपने तो मतलब ही लोग है, किससे मतलब है। तो एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है ना, उसको ऊपर नीचे करना है। अगर उसको प्राइस से नीचे कर दिया तो सुपर नॉर्मल, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और उसको अगर प्राइस से ऊपर कर दिया तो लॉस। अब समझा मेरा बात, चलो डायग्राम बनाते हैं।
देखो हम ये नहीं बोलते तुम लोग को डायग्राम बनाने नहीं आता, डायग्राम बनाने आता है, बट तुम लोग रट के जाता है। इस पर तो हम लड़ जाएंगे तुम लोगों से। लेकिन अभी रटना नहीं, यहाँ तो वो समझना कि एवरेज एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट से मतलब है। अगर उसको प्राइस से कम कर दिया तो एवरेज कॉस्ट कम दिखेगा और प्राइस क्या दिखेगा, ज्यादा। और अगर उसको प्राइस के ऊपर कर दिया तो कॉस्ट ज्यादा दिखेगा और प्राइस कम दिखेगा, तो लॉस हो गया। ठीक है। और को समझ में आ रहा है बाबू? सायन, सायन तो बोल रहा अर्को के साथ बैठ के समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ। चल बढ़िया। अच्छा, ए आर इक्वल टू एम आर हो गया, ये कौन सा कर्व हो गया, मार्जिनल कॉस्ट। कौन सा, एस एम सी मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा वहां भी एस ए सी लिख देना तुम लोग, हाँ ठीक है एस ए सी लिखा हुआ। ठीक है। अब बताओ ना, ये मेरा कौन सा कर्व है, बोलो ना, ये मेरा कौन सा कर्व है, ये मेरा कौन सा कर्व है, प्राइस वाला कर्व है, प्राइस वाला कर्व है। और बोल रहा प्राइस ज्यादा होना चाहिए और कॉस्ट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो मेरा कॉस्ट कहीं ना कहीं प्राइस से कम होना चाहिए, तभी तो कॉस्ट ये आएगा और प्राइस ये आएगा, तभी तो प्राइस ज्यादा दिखेगा और कॉस्ट क्या दिखेगा, कम दिखेगा। ठीक है। तो अब अपने क्या करना है, देखो मैं एवरेज कॉस्ट को ड्रॉ करूंगा, लेकिन मिनिमम पॉइंट को मैं प्राइस से क्या करूंगा, नीचे रखूंगा, नीचे रखूंगा, समझ गए, नीचे रखूंगा, तभी तो ज्यादा दिखेगा। ठीक है। अब इस केस में मैं क्या करूंगा, कम हुआ ना, यहाँ से दिखा, चल कोई दिक्कत, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। तो कहीं ना कहीं मेरा जो एवरेज कॉस्ट प्राइस से क्या है, कम है। ठीक है ना। लेकिन आपको एक चीज सुनो, गड़बड़ी क्या होगा पता है यहाँ पे, गलती क्या होगा, गलती क्या होगा कि तुम प्रोडक्शन लाइन से मैच नहीं कर रहे हो, ये गलती हो जाएगा। तो सबसे पहले तुमको क्या ड्रॉ करना है, अपना प्रोडक्शन लाइन। तो कोशिश करना अपना एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है यहाँ से टच करके जाने के लिए, क्योंकि जहां पे तुम प्रोडक्शन कर रहे हो वहीं पे एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट होना चाहिए, ना उसके पहले ना उसके बाद। समझा मेरा बात? जहां पे मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ मेरा कॉस्ट वहीं पे कम होना चाहिए। ठीक है। तो अब अपने को एवरेज कॉस्ट को ड्रॉ करना है और मिनिमम पॉइंट को यहाँ टच करना, उसके बाद ऊपर कर देना। ठीक है। आप प्रोडक्शन तो यही कर रहे हो ना, जहां आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो कॉस्ट जहां पे प्रोडक्शन कर रहे हो कॉस्ट भी वहीं पे कम आनी चाहिए, तो आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो यहीं पे कम आना चाहिए। ठीक है ना। मैं यहाँ पे कम किया फिर ऐसे बढ़ा दिया, तो भी ऐसे कर सकता है। स्क्रीन पे थोड़ा सा दिक्कत होता है बनाने में क्योंकि फिसल जाता है। यहाँ लिखो ना शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, तुम लोग पेंसिल से बनाएगा अच्छा से बनेगा, दीदी तो पेन से बना रही है, कोई बात नहीं। अच्छा, नहीं हम दीदी मतलब हम सबको कवर कर लिए, आप लोग एक ही हैं, भाई लोग तुम लोग, ठीक है ना, तुम लोग पेन से, अरे बाप रे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सुनो ना, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा हमारा कॉस्ट। अरे बोलो ना, यहाँ से क्या मिलेगा, कॉस्ट। अब देखो ना, ये मेरा क्या है, प्राइस, और ये मेरा क्या है, कॉस्ट। क्या ज्यादा है, प्राइस, और कॉस्ट क्या है, कम है। सुनो ना, प्राइस है 10 रुपया और कॉस्ट है 8 रुपया। अच्छा, इस 10 में भी 2 रुपया कमा रहे थे, और ऑलरेडी मैं 2 रुपया क्या हो, सरप्लस में हो, तो टोटल कितना कमा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है ना। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, लिखो ना पर यूनिट, पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट चीज एसी क्या है हमारा, पर यूनिट कॉस्ट। अच्छा कॉस्ट को मैं ना यहाँ पे टी मान लेता हूँ, जो मिनिमम पॉइंट को क्या मान लिया, टी मान लिया, तो पर यूनिट कॉस्ट कितना हो गया, टी क्यू। अरे यही तो मेरा कॉस्ट है, तो पर यूनिट कॉस्ट मेरा क्या है, टी क्यू। पर यूनिट रेवेन्यू चीज ए आर, वो कितना है, ई क्यू। अरे देखो ना, यही तो ई तो प्राइस के बराबर है ना, यही तो मेरा रेवेन्यू वाला लाइन है, देखो ना ए आर लिखा हुआ है। तो पर यूनिट रेवेन्यू मेरा कितना है, ई क्यू। तो ये मेरा रेवेन्यू है और ये मेरा क्या है, कॉस्ट है, जो बच गया वो मेरा क्या है, प्रॉफिट। देयरफॉर पर यूनिट प्रॉफिट, ए आर माइनस ए सी। ए आर कितना है, ई क्यू,
टी क्यू, क्यू और क्यू क्या होगा, कैंसिल, बचा क्या, E। और यही जो ईटी है, यही जो ईटी है, यही मेरा क्या पर यूनिट प्रॉफिट है, टोटल निकालेंगे। अच्छा, ये पर यूनिट प्रॉफिट है, लेकिन अगर मैं इसको मार्क कर दूंगा पूरा पूरा पूरा, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट। ये जो है ये मेरा पर यूनिट है, लेकिन अगर मैं इसको मार्क कर दूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। समझ गया ना, ये जो पूरा मैंने मार्क किया, ये मेरा क्या टोटल प्रॉफिट है, देयरफॉर टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कैसे करोगे, देखो ध्यान से, ईटी मेरा क्या है, पर यूनिट प्रॉफिट, तानिया देखना, ई टी सी पी। ठीक है, अगर यहां से स्टार्ट करोगे तो यहाँ ऐसे और ऐसे, ये क्या रेक्टेंगुलर बन रहा है ना, तो आपको वो शेप दिखाना पड़ेगा, देयरफॉर टोटल प्रॉफिट रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर से सब मार्क कर देना, रेक्टेंगुलर ई टी सी से दिखाना। मतलब ये मेरा जो रेक्टेंगल, मतलब तुम दिखा रहे हो कि ये वाला पोर्शन मेरा क्या है, प्रॉफिट है, क्या हुआ, एक मिनट रुको, ये जो तुम मार्क करके दिखा रहे हो ना, कि मतलब ये दिखा रहे हो कि पूरे डायग्राम में, सुनो ना, इस पूरे डायग्राम में सिर्फ यही वाला मेरा क्या है, हेडिंग क्या है, आपको दिखाना तो पड़ेगा। तो इस पूरे डायग्राम में जस्ट आप ये बोलना चाहते हो जो मेरा मार्किंग वाला पॉइंट है वही मेरा क्या है, प्रॉफिट। अब बाबू बोलो ना, क्या डाउट है तुम्हारा, बोलो। ई क्यू माइनस डी क्यू, माइनस करो ना, क्या चीज, अच्छा अच्छा समझ गए। तुम एक चीज देखना बाबू, तुम लॉजिकली समझ, ये मान ले तेरा टी क्यू है 8 रुपया, ठीक है, और ये पूरा ई क्यू है कितना, 10 रुपया, ठीक है ना, तो ये पूरा 10 है, ठीक है, इसको मैं लिख दिया 10 रुपया, और टी क्यू को मैं लिख दिया 8 रुपया, है ना, तो यहाँ तक 8 रुपया है, यहाँ तक क्या है 8 रुपया, तो जो मैं जिगजैग कर रहा हूँ क्या है, 2 रुपया, तो यही वाला देखो, यहाँ तक तो कॉस्ट है, ऊपर वाला पोर्शन मेरा क्या है, प्रॉफिट है, तो ईटी मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। रहा सवाल ई और क्यू माइनस क्या होगा, टी क्यू, यही ना टी क्यू था ना, तो माइनस करके क्या आएगा, क्यू क्यू नहीं कैंसिल होगा, हाँ समझा रहा, समझा, गला सूख गया बोलते थोड़ा सा पानी पी, थोड़ा सा पानी पिलाओ ना, वहां से पानी भरो, समझा रहे हो वो, समझा, क्या बोल रहा है हर को, कितना बजे से, 6 बजे से कॉलेज, ई क्यू माइनस टी क्यू, यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्यू कॉमन हो गया, क्या बच जाएगा, ई माइनस टी, यही बोला चाहता है, ये बोला चाहता है, अच्छा, एक्चुअल में ये कॉमन कब लेते हैं, ये कॉमन कब लेते हैं, अरे नहीं, कॉमन कब लेते हैं, जब मल्टीप्लाई की बात होती है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सब्सट्रैक्शन की बात हो रही है ना, सब्सट्रैक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे नॉर्मली बेसिकली क्या होता है ना, कि ये वाला जो पोर्शन कट किया जा रहा है, तुम एक्चुअल में क्या हो रहा है, कि जो EQ को अगर तुम ऐसे करोगे TQ ना, तो अब आप देखो यहाँ पे जो कॉमन कॉमन वो कटेगा, जो कॉमन कॉमन क्या वो कटेगा, जो कॉमन नहीं है वो क्या जस्ट एज इट इज इसी जगह पे, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, मतलब जो तुम बोल रहे हो ना कॉमन कॉमन, तो कॉमन कॉमन कट होगा, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, कॉमन कॉमन क्या होगा, कट होता है, क्या बाबू, और मल्टीप्लाई में क्या हुआ, मैं अरे वो तो कट ही जाएगा ना, लेकिन नॉर्मली, नॉर्मली हम लोग दिखाते क्या है, ई क्यू और ई क्यू, क्या क्यू और क्यू कॉमन है, तो इस क्यू को जो जो कॉमन को क्या करेंगे, कट कर देते हैं, और वैसे भी ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस है, तो ऐसे भी करके देख लो, देखो तानिया प्लस माइनस करके, ये तो उसके ऊपर जा रहा है, आगे, अरे भाई तेरा क्वेश्चन पे हमें टेंशन, मतलब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इधर भी संभालना पड़ता है, तानिया कैसे हुआ,
ईटी कैसे आया? अच्छा मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ, ज़्यादा लंबा रिकॉर्डिंग। चल भाई तू समझ, हमारा वाला पॉइंट। अच्छा देखो ई और क्यू, यहाँ पे ई पॉजिटिव है, अरे ई पॉजिटिव है और क्यू क्या है, पॉजिटिव है। मैं तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ। देखो ना, ई पॉजिटिव है और क्यू भी क्या है, पॉजिटिव है। माइनस करते हैं, क्या बोला है, टी क्यू, माइनस टी क्यू माइनस क्यू। तो प्लस, इसको वन मान लो, इसको क्या मान लो, माइनस वन। तो प्लस वन और माइनस वन कट के क्या हो जाएगा, जीरो। प्लस क्या हो जाएगा, जीरो। और जो अनकॉमन बच गया उसको एज इट इज हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। समझ गया? अब यहाँ पे तुम गलती से ई माइनस टी मत कर देना। एक्चुअल में जो क्यू और क्यू कट रहा है ना, तो ये पॉजिटिव क्यू है और ये कौन सा क्यू है, नेगेटिव क्यू है। समझ गए? और ये जो डिफरेंस वाला पॉइंट आ रहा है वो इससे माइनस करके लाया जा रहा है कि ई क्यू में से अगर टी क्यू पूरा कट गया तो जो पोर्शन बच जाएगा वो ई टी बचेगा। समझा? ऐसे दिखाया था। अब तुम लोग लॉग उसमें जो इक्वेशंस होते हैं ना, वो इक्वेशन का मैथ साला अलग हो जाता है। ये डायग्रामेटिक बेसिकली हो रहा है, डायग्राम के हिसाब से आप प्रॉफिट दिखाओ। ठीक है? और कुछ पूछना? अच्छा टोटल प्रॉफिट हो गया। टोटल प्रॉफिट मेरा कितना होगा, ई टी सी पी। आते हैं लॉस पे। लॉस पे आ जाओ। लॉस में क्या बोला, प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, इक्वल टू मैंने। आपको समझ में आया? अरे पॉजिटिव क्यू था और नेगेटिव क्यू था, दैट इज वाई कट के जीरो आया। और ईटी मेरा क्या अनकॉमन है तो नहीं कटेगा, तो उसको मैं एज इट इज ईटी रख देंगे। और मेन ये जो ईटी आया वो डायग्राम से आया हुआ है। ठीक है? ये हो गया रेवेन्यू और ये क्या हो गया, कॉस्ट। ये मेरा क्या हो गया, आउटपुट। ठीक है? जीरो। सबसे पहले अपने क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट ना। ये हो गया मेरा प्राइस, ये हो गया ए आर और इक्वल टू क्या हो गया, एम आर। और ये मेरा क्या हो गया, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है ना? अब ये वाला पॉइंट मेरा कौन सा पॉइंट हो गया, प्रोडक्शन पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, विच इज ई, विच इज ई। ड्रॉ हो गया ना? अब देखो ध्यान से, क्या बोला, प्राइस कम होना चाहिए किससे, एवरेज कॉस्ट। तो जो मेरा एवरेज कॉस्ट है वो ऊपर होगा, तभी तो प्राइस कम दिखेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या करोगे ना, इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर करोगे, क्योंकि एट द एंड तुम्हारा ये जो प्रोडक्शन लाइन है वो यहीं तक आना चाहिए। और जहां पे प्रोडक्शन लाइन आएगा वहीं से कॉस्ट को मिनिमम पॉइंट को टच करना, फिर आगे कर देना। समझा ना? तो इस केस में क्या करना, थोड़ा सा प्रोडक्शन लाइन को डॉट डॉट करके बढ़ा देना। तो मैं थोड़ा सा बढ़ा, कि कॉस्ट ऊपर में है ना, तो प्रोडक्शन तो वहीं तक होगा जहां तक कॉस्ट होगा। अरे जब प्रोडक्शन करोगे तो कॉस्ट तो आएगा, बिना प्रोडक्शन का कॉस्ट पॉसिबल है क्या? आज मैं सेंटर खोला हूं तो रेंट देना पड़ेगा, सेंटर नहीं खोलूंगा तो रेंट किसको दूंगा? समझा मेरा बात? तो इस केस में मैंने क्या किया, अपना एवरेज कॉस्ट को, ये कौन सा मेरा कॉस्ट हो गया, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। तो मैंने क्या किया है, ये जो कॉस्ट वाला लाइन था थोड़ा सा मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। अब देखो यहां से मुझे क्या मिला, कॉस्ट। बोलो ना, यहां से क्या मिला मुझे, कॉस्ट। अब फॉर्मूला क्या है, प्राइस लेस देन एवरेज कॉस्ट। आपका एवरेज क्या है, कॉस्ट क्या है, सी, सी जीरो या सी, सी ओ, है ना? और आपका प्रॉफिट कितना है, पी ओ। या ऐसे बोल दो, कॉस्ट कितना है, ओ सी, और प्रॉफिट कितना है, ओ पी। तो आप सोचो ना, ये कॉस्ट है 10 रुपया, अब प्राइस है 8 रुपया। कॉस्ट है 10 रुपया, अब प्राइस है 8 रुपया, तो ये जो 2 रुपया आ रहा है वो मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया। समझ गया ना? अब इसको मैथमेटिक, अच्छा यहाँ पे टी क्यू लिख देना, इस पॉइंट को टी क्यू कर देना, ये वाला पॉइंट को टी क्यू कर देना। ठीक है? देखो पर यूनिट, पर यूनिट रेवेन्यू ए आर कितना है, ए आर कितना, देखो ना हमारा रेवेन्यू वाला कर्व यही है ना, ये वाला जो ई है मैं यहाँ पे लिख देता। अरे ये जो ई था मैं यहाँ लिख दिया। ठीक है? तो पर यूनिट रेवेन्यू कितना है, ई क्यू। देखो ये तो रेवेन्यू वाला पॉइंट है, तो रेवेन्यू पॉइंट यहाँ रख किया, तो ई क्यू।
पर यूनिट कॉस्ट क्या है अपना, एसी, एसी कितना है, टी क्यू, यही तो कॉस्ट वाला पॉइंट है, टी क्यू। फिर क्या निकालेंगे, देयरफॉर पर यूनिट लॉस, लॉस पर यूनिट लॉस, लॉस कैसे निकालते हैं, एसी माइनस ए आर, कॉस्ट माइनस रेवेन्यू। इस केस में एसी कितना है, टी क्यू है ना, और ई क्यू कितना है, मतलब ए आर कितना है, ई क्यू, क्यू और क्यू क्या था, कॉमन था, कट गया, तो जो बच गया टी और ई, यही मेरा क्या है, पर यूनिट, यही मेरा क्या है, पर यूनिट लॉस। अब देखो डायग्राम में देखो ध्यान से, ये टी क्यू मेरा पूरा कॉस्ट है और ई क्यू मेरा क्या है, पूरा रेवेन्यू है ना। तो मान लेते हैं ये पूरा का पूरा कॉस्ट है और ये जो जिग जैग वाला लाइन है ये मेरा क्या है, रेवेन्यू है, ठीक है। तो जिग जैग वाला लाइन मान लेते हैं 8 रुपया है और कॉस्ट है 10 रुपया, खर्चा किया 10 रुपया, मिला 8 रुपया, तो जो 2 रुपया नहीं मिला वो मेरा क्या है, कॉस्ट है, लॉस है, तो ये पोर्शन मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया। अब अगर मुझे टोटल लॉस निकालना है तो टी ई पी सी, ये मेरा टोटल लॉस, देयरफॉर टोटल लॉस क्या हो जाएगा, टी ई, अच्छा रेक्टेंगुलर दिखा देना ऐसे, यहाँ पे भी थोड़ा तुम लोग मार्क कर लेना, मैं इससे कर दे रहा हूँ, तो ऐसा इसको मार्क कर देना, ऐसे से मार्क कर देना, ठीक है। क्या हो गया, टी ई पी सी, ये था आपका शॉर्ट रन 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, 3 डायग्राम है। हाँ क्योंकि यही तो सप्लाई है ना, सप्लाई तो है, एक्चुअली मुझे प्रोडक्शन करने के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट का जरूरत है, मुझे लॉस देखो मैं प्रोडक्शन करूंगा, बाद में मुझे पता चलेगा लॉस हुआ या नहीं हुआ, पर प्रोडक्शन करने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना पड़ेगा। क्योंकि आप जब बिजनेस करोगे तो ये सोच के थोड़ी करोगे लॉस हो जाएगा, यही सोच करोगे मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के लिए आपको क्या कमाना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो ऑलवेज आपको एसएमसी को नीचे से ड्रॉ करो, ठीक है। तो ये था पूरा, देखो नॉर्मल कितना टाइम लग गया हम लोग को, पूरा लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे ऑलमोस्ट होने वाले हैं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट में, कौन सा है, शॉर्ट रन। ये कॉन्सेप्ट अगर मैं मैराथन वगैरह में करूंगा तो 5 मिनट खत्म करूंगा, बोलो अब नॉर्मल प्रॉफिट ये होता है, डायग्राम बनाओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो सर कि आज ये क्लियर हो गया ना, तो चाहे आप मोनोपोली पढ़ाऊं, चाहे मैं ऑलिगोपोली पढ़ाऊं, चाहे मैं कोई भी मार्केट पढ़ाऊं इन फ्यूचर, तो जब भी प्रॉफिट वाला बात आएगा तो वो क्लियर रहेगा कि सर प्रॉफिट का मतलब, क्योंकि देखो लेट्स से भी तुम सेम 1 में है, कल को तुमको फाउंडेशन देना पड़े तो वहां भी सेम चैप्टर आ जाएगा, अरे सीए फाउंडेशन में सेम चैप्टर है, कल को तुमको अगर गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना पड़े वहां भी मिल जाएगा, एमबीए का प्रिपरेशन करेगा वहां मिल जाएगा, और गलती से टीचर बन गया तो वहां भी पढ़ाएगा, तो कहीं ना कहीं ये तो काम ही आने वाला है, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है सुपर नॉर्मल का, क्योंकि डायग्राम तो सुपर नॉर्मल में क्या बनाना है, सॉरी ये लॉन्ग रन का 5 मिनट कॉन्सेप्ट है, ओनली 5 मिनट, उसमें सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है, बस कॉन्सेप्ट है 5 मिनट का। क्योंकि अगर ये कर दूंगा ना तो लगेगा 1.5 घंटे मैंने 2 क्वेश्चन कवर किया, वरना लगेगा 1.5 घंटे में एक ही क्वेश्चन कवर किया, तो थोड़ा सा लगेगा सिलेबस पीछे हो रहा है, तो एक मैं कर दूं क्या लॉन्ग रन वाला, ए तुम लोग मेरे को सपोर्ट क्यों नहीं करता, चलो लिखो तो, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, अंडर पीसी, नॉट ए प्रियंका चोपड़ा, नॉट योर पर्सनल कंप्यूटर, इट्स योर परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। देखो ना, लॉन्ग रन में ना फर्म फर्म ओनली इंजॉय, फर्म ओनली इंजॉय नॉर्मल प्रॉफिट, लॉन्ग रन में ना, लॉन्ग रन में फर्म क्या इंजॉय करता है, नॉर्मल प्रॉफिट,
क्वेश्चन है ऐसा क्यों? तुम लोग को पता है कि नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम कैसे बनता है, अच्छे से पता है। एक लाइन यहाँ ड्रॉ करना है, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करना है, और ये ऐसे करके कर देना है, और यहाँ से ये कर देना, बन गया नॉर्मल प्रॉफिट। ये तुम लोग को पता है। बस तुमको समझाना है कि भाई ऐसा क्यों, कि लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट क्यों कमाते हैं। चलो, मैं तुमसे नॉर्मली पूछ रहा हूँ। तुमने एक बिजनेस स्टार्ट किया मोमो का, भूख लग रहा है, पाव भाजी, और तुमने मान लो एक बिजनेस चालू किया, मान लो कपड़े का बिजनेस चालू, कपड़े थोड़ी कोई खाएगा, अब तो भूख नहीं लग रहा होगा, ठीक है। मान लो तुमने एक कपड़े का बिजनेस चालू किया, और तुम्हारे पड़ोसी को पता चल गया कि बहुत कमा रहा है सामने वाला, लोग बोलते हैं फलाने बहुत कमा रहा है। तो मान लो तुमको पता चल, तुम्हारे पड़ोसी लोग को पता चल गया कि ये कपड़े का बिजनेस किए भयंकर कमा रहे हैं। उनके मन में क्या आएगा? हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। तो उनका भी तो कोई ना कोई पड़ोसी होगा, उनका भी तो कोई ना कोई पड़ोसी होगा कि ये कपड़े का बिजनेस किए, झोपड़ी से महल में आ गए। बस अपने, तो तुम भी तो लोग उनको देख करके ट्राई करेंगे कि वैसा बिजनेस करने के लिए। जो भी प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है ना, उसको कोई छुपा के रख नहीं पाता। प्रॉफिटेबल बिजनेस को छुपा के नहीं, लोग भी उसमें एंट्री करना स्टार्ट करते हैं, आउटसाइडर भी उसमें आ जाते हैं। तुम लोग देखा होगा, देखा देखी करके लोग कितने लोग स्टॉल लगा लिए मोमो का। ये सबका नहीं चलता है, स्टॉल लगाने से थोड़ी चलता है, उसमें तो वही उसका टेस्ट भी तो होना चाहिए, वही बात है। तो अगर मान लो किसी ने बिजनेस चालू किया, उसका प्रॉफिट आ रहा है, और ये बात तो छुपेगा नहीं, ये बात तो आउटसाइडर को पता चलेगा ही चलेगा कि सामने वाला बिजनेस कर रहा, प्रॉफिट कमा रहा है। तो जैसे ही कोई फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, क्योंकि जो शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन में पॉसिबिलिटी है, शॉर्ट रन में पॉसिबिलिटी है क्या कमाने का? सुपर नॉर्मल, ठीक है। लेकिन लॉन्ग रन में पॉसिबिलिटी नहीं है। रीजन क्या है कि अगर लेट से मान लो एक फर्म है, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, तो क्या ये बात छुपेगा? ये बात छुपेगा क्या? ये बात नहीं छुपेगा। तो जितने भी आउटसाइडर है वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और जैसे ही आउटसाइडर अट्रैक्ट करेंगे, तो मान लेते पहले 10 दुकान था, 10 और आ गया, तो पहले प्रॉफिट 10 दुकान में बिकता बटता था, जो भी कस्टमर थे वो 10 दुकान में जाते थे। लेकिन जैसे ही एडिशनल 10 और आ गई, एडिशनल 10 और आ गए, तो कस्टमर अब 20 दुकान में जाएंगे। और और प्रोडक्ट क्या है? सेम। अब प्राइस क्या है? फिक्स। तो जो दुकान पहले दिखा लेके निकल गया। तो इस केस में क्या था कि पहले प्रॉफिट 10 लोगों में बंटता था, अब प्रॉफिट कितने लोगों में बंट रहा है? 20 लोगों में बंट रहा है। तो जैसे ही आपका कस्टमर कोई छीनेगा, क्योंकि पहले दुकान कम था, कस्टमर क्या थे? ज्यादा थे, तो आपको पता था भाई कुछ नहीं होगा, कस्टमर तो आएगा ही आएगा। लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ शॉप इंक्रीज हो गया, नंबर ऑफ दुकान अगर बढ़ गई, तो कस्टमर भी तो बढ़ जाएगा ना भाई, मेरा कोई ना कोई कस्टमर तो आगे से लेके निकल जाएगा, तो मेरा प्रॉफिट कम होगा नहीं कम होगा? तो जब मेरे कस्टमर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी ग्रीश पार्क एरिया में ऑलमोस्ट बहुत 50 कोचिंग तो होगा ही होगा, मेरे को जहां तक लगता है। अच्छा, मैं जानता 4-5 ही हूँ, लेकिन मेरे को पता 4-50 कोचिंग तो होगा इस पूरे एरिया में। कल को 50 और आ जाए, तो जो नया 50 आए, वो भी तो 2 ही स्टूडेंट पढ़ाएंगे, पर पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। और वो जो 2 स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, क्या अपने घर से लेकर आ रहे हैं? वो इसी मार्केट से लेकर जा रहे हैं। कल को वो नहीं आते तो हम ही लोग के पास आता। लेकिन अगर वो आ गए हैं, तो कुछ तो स्टूडेंट जाएगा, और कुछ स्टूडेंट इसलिए देखने चला जाता है, देखते भाई कैसे पढ़ा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक ही लग रहा है। तो कुछ लोग देखने के चक्कर में चले जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, जब नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स बढ़ता है, नंबर ऑफ दुकानें बढ़ते हैं, तो कस्टमर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जब कस्टमर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो प्रॉफिट भी क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर हुआ? तो पहला प्रॉब्लम क्या है कि नॉर्मल लॉन्ग रन में ओनली नॉर्मल प्रॉफिट कमाने का रीजन है कि नए 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 जो आउटसाइडर हो क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। तो इससे 2 पॉइंट निकल के आता है। एक पॉइंट को बोलते हैं डिमांड साइड, एक पॉइंट को क्या बोलते हैं? डिमांड साइड ऑफ द फैक्टर, और एक को बोलते हैं सप्लाई साइड ऑफ द फैक्टर। अब डिमांड साइड का फैक्टर का मतलब क्या है? डिमांड साइड ऑफ द फैक्टर का मतलब क्या है कि जैसे ही नंबर ऑफ दुकानदार आएगा, सोचना एकदम ध्यान सोचना, जैसे ही नंबर ऑफ दुकानदार बढ़े, क्योंकि सब लोग क्या कमा रहे थे? सुपर नॉर्मल, उनको देख करके और भी लोग दुकान लगाना स्टार्ट किए। अब आप बताओ, जब लोग दुकान लगाना स्टार्ट करेंगे, तो किसका डिमांड करेंगे? रेंट का डिमांड करेंगे। अरे दुकान लगाएंगे तो कहीं ना कहीं से रेंट परचेज करेंगे। तो उस एरिया का जो लैंडलॉर्ड है, वो जैसे ही देखेगा कि नंबर ऑफ दुकानदार बढ़ रहे हैं, तो अपना रेंट भी क्या कर देगा? बढ़ा देंगे। जो लेबर काम करते थे,
मान लो जो लेबर मेरे पास काम कर रहा था, उसको नया वाले ने ऑफर दे दिया, अच्छा तुझे अभिषेक सर कितना दे रहे हैं, 10,000, हम 12,000 देंगे। वो आके मेरे को उंगली करने लगा, आप 15 दे रहे कि नहीं दे रहे हैं, नहीं तो हम कहीं और जा रहे हैं। आया वो सामने। तो कहने का मतलब क्या, जैसे ही नंबर ऑफ दुकानदार बढ़ना स्टार्ट हो गया, रेंट का दाम बढ़ा, लेबर का दाम बढ़ा, और जो सप्लायर सप्लाई कर रहा था वो बोला था पहले 10 लोग अपना मुंह लेकर आते थे, अब 20 लोग अपना मुंह लेकर आ रहे हैं। मतलब पहले 10 लोग खरीदने आते थे, अब कितने लोग खरीदने आ रहे हैं, 20 लोग खरीदने आ रहे हैं। दाम बढ़ाएगा नहीं, दाम बढ़ाएगा, क्योंकि जिस भी चीज का डिमांड बढ़ता है उसका दाम क्या होता है। तो जिस एरिया में नंबर ऑफ दुकान बढ़ेगी उस एरिया का रेंट बढ़ेगा, उस एरिया का लेबर का कॉस्ट बढ़ेगा, और जो सप्लायर था वो अपना रॉ मटेरियल का दाम बढ़ा देगा। तो जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्राइस तो फिक्स है, बोलो ना, प्राइस क्या है, फिक्स है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका बढ़ गया तो प्रॉफिट नहीं कम होगा। तो जो आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट था वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिमांड साइड फैक्टर। क्या बोलते हैं, डिमांड साइड फैक्टर। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसका, सप्लाई साइड फैक्टर, कि अगर नंबर ऑफ सप्लायर ज्यादा आ जाएंगे तो जो प्रॉफिट होगा धीरे धीरे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आपका जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। दीज टू रीजन के वजह से परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में फर्म सिर्फ और सिर्फ क्या एंजॉय करता है, नॉर्मल प्रॉफिट एंजॉय करता है। क्लियर हुआ। तो वन वन फैक्टर इज डिमांड साइड एंड अनदर फैक्टर इज सप्लाई। डिमांड के वजह से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ डिमांड साइड की वजह से क्या हो रहा है, बेसिकली जैसे डिमांड बढ़ रहा है, हर चीज का डिमांड बढ़ रहा है, जैसे ही हर चीज का डिमांड बढ़ रहा है तो सबका क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ जा रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। समझ गया ना। और सप्लाई साइड का मतलब क्या हो गया, कि सप्लाई साइड का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ सप्लायर जैसे आ जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ ही जाता है, बिकॉज डिमांड के वजह से। तो ओवरऑल ओवरऑल लोग सप्लाई कम करते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जब मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा तो मैं सप्लाई कम करूंगा या ज़्यादा करूंगा, कम करूंगा। तो इस डिमांड और सप्लाई साइड के वजह से ना इम्पैक्ट एक ही आता है, कि रेंट का दाम ज़्यादा, लेबर का दाम ज़्यादा, और रॉ मटेरियल का दाम ज़्यादा, तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, ज़्यादा। तो पहले मैं 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, अब मैं उससे कम प्रोड्यूस करूंगा, क्योंकि कॉस्ट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। और जैसे ही कॉस्ट ज़्यादा हो गया मेरा प्रोडक्शन भी कम हो गया, और जैसे ही प्रोडक्शन कम हो गया मेरा प्रॉफिट भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कन्वर्ट किस में हो जाएगा, दिस इज द रीजन इन लॉन्ग रन फर्म ओनली एंजॉय नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है ना। क्या चीज, कौन सा, लॉस तो हो ही सकता है, लॉस तो हो ही सकता है, फॉर लॉस तो लॉन्ग, नहीं लॉन्ग रन में लॉस नहीं होगा, रीजन बताओ, लॉन्ग रन में लॉस किस लिए नहीं होगा, वो शॉर्ट रन में होगा। नहीं मैं एग्जाम्पल देखो, लॉन्ग रन का मतलब क्या, फ्यूचर पर, फ्यूचर का बात है। तो फ्यूचर में जितने भी फर्म है ना, जो भी अवेलेबल फर्म है, अवेलेबल फर्म, उसको मिलेगा लॉन्ग रन, उसको मिलेगा नॉर्मल प्रॉफिट। जो फर्म छोड़ के चली गई वो लॉन्ग रन का पार्टी नहीं है, जो फर्म छोड़ के चली गई ना वो लॉन्ग रन का पार्ट नहीं है। लॉन्ग रन का कौन सा पार्ट है, जो अवेलेबल फर्म है। तो जितनी भी एग्जिस्टिंग फर्म है उस एग्जिस्टिंग फर्म को सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। और एक लाइन इसमें पंच लाइन क्या है, प्रेजेंट को सुधार दो फ्यूचर बन जाएगा। तो जो 2 साल के बाद आपका क्या है, सुनो, 2 साल के बाद आपका क्या फ्यूचर, 2 साल आप, आज आप क्या 2025 में है, 2027 क्या है फ्यूचर, और जब 2027 में आ जाओगे तो वो फ्यूचर क्या बन जाएगा, प्रेजेंट। मेरा बात समझा। तो जब जो फर्म छोड़ के चली जाती है ना तो उसको प्रेजेंट में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। जो फर्म छोड़ के चली जा रही है तो उसको प्रेजेंट में क्या हो रहा है, लॉस। जब वो प्रेजेंट में लॉस हो रहा है तो शॉर्ट रन का पार्ट होगा, लॉन्ग रन का पार्ट नहीं होगा। समझा मेरा बात, मिलते हैं। अच्छा तुम लोग सुनो,